दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र जो मैगजीन है, उन्होंने क्या किया है कि पहले ये क्या करते थे, एग्ज़ाम के जस्ट पहले 15 दिन 20 दिन पहले करंट अफेयर की मैगजीन निकालते थे जब एग्ज़ाम होता था तब। लेकिन अभी इन्होंने देखा कि जो करंट अफेयर है अगर अचानक से दिया जाए या 15 दिन पहले दिया जाए तो बच्चों से याद नहीं होता है। तो इन्होंने फिर जैसे पहले ये देते थे शुरू में 3-4 साल पहले कि मंथली करंट अफेयर की मैगजीन जारी करते थे, उसी तरीके की शुरुआत इन्होंने दोबारा की है और उसका नाम दिया है दृष्टि निरंतर। फरवरी 2025 से इन्होंने पहला अंक प्रकाशित किया है। उसी अंक को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ये पूरी मैगजीन कम से कम 80 पेज की है, जिसको 25 से 26 पेज में पूरी तरीके से कवर किया गया है और इसमें कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने 25 पेज में कवर किया तो कुछ भी छोड़ दिया है। आप पूरी मैगजीन देखें और ये वीडियो में जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो देखें तो आपको लगेगा कि कोई भी पॉइंट इसमें छोड़ा नहीं गया है। तो इसमें सबसे पहली जो हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य है उसको देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी जो पहली न्यूज़ है दोस्तों वो है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय वन सर्वेक्षण है, इसके द्वारा ये जो रिपोर्ट है जारी की जाती है और ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। ISFR जो रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये हर 2 वर्ष में जारी की जाती है और ये 2023 की रिपोर्ट अब जारी की गई है। देहरादून जो में स्थित जो संस्था है वो भारतीय वन सर्वेक्षण, उसके द्वारा जारी की जाती है। ये 18वीं रिपोर्ट थी। जो ISFR है की रिपोर्ट है ये 2023 वाली 18वीं रिपोर्ट थी। 21 दिसंबर 2024 को ये जारी की गई है। इसके द्वारा जो हमारे पर्यावरण मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैं उनके द्वारा ये जारी की गई। ISFR जो रिपोर्ट है ये 2 खंडों में जारी की गई है। एक पहला जो खंड है, खंड 1, उसमें राष्ट्रीय स्तर का आकलन किया गया है कि मतलब कि जो सेंट्रल लेवल के चीज़ें हैं उसका आकलन किया गया है और जो खंड 2 है उसमें राज्य और यूटी के स्तर का आकलन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के आकलन का क्या मतलब है, इसमें यह बताया गया है कि देश स्तर पर टोटल कितने वन है, कितना वृक्षारोपण है, कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना फॉरेस्ट कवर है और कितना रिकॉर्डेड मतलब फॉरेस्ट एरिया है। ये सारी चीज़ें वृक्षावरण, वनावरण या अभिलिखित वन है, पूरे देश के स्तर पर कितने हैं। और वही खंड 2 में राज्य और जो हमारे संघ शासित प्रदेश है उनके स्तर पर क्या वनों की स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। तो इस पूरे वीडियो में पहले जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है इसको हम देख लेते हैं। तो ISFR जो 2023 की रिपोर्ट है इसमें यह बताया गया है कि कुल वनावरण क्या कितना है। कुल वनावरण है 71.53 मिलियन हेक्टेयर। जो कुल जो वनावरण है ये टोटल हमारा क्षेत्रफल है भारत का, उसके 21.76% है। कितना है, 21.76%। और कुल वृक्षावरण कितना है, 11.20 मतलब मिलियन हेक्टेयर। ये टोटल जो हमारा एरिया है उसका 3.41% है। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, आपको याद करना पड़ेगा फैक्ट। तो टोटल जो वनावरण है वो कितना है, 21.76%। और कुल वृक्षावरण कितना है तो 3.41% है। अब इन दोनों को जोड़ दो, कुल वनावरण और प्लस कुल वृक्षावरण, तो ये टोटल कितना हो जाता है 25.17, जो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा है। तो पहली इन्फॉर्मेशन या पहली जो हमने रिपोर्ट ली या पहली जो हमने फैक्ट पढ़ा वो कितना पढ़ा कि कुल वनावरण कितना है और कुल वृक्षावरण कितना है। तो जो आप ये क्या कहते हैं वनावरण और वृक्षावरण ये क्या होते हैं ये भी आप जान लो। तो उसके लिए पहले आप जान लो कि टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट या मतलब कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो अभिलिखित वन वो वन होते हैं जो समस्त भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करते हैं अपने अंतर्गत। मतलब अगर सरकारी गजट में या अगर रिकॉर्ड कर दिया गया है उसमें चाहे वन हो, चाहे वृक्षावरण हो, वनावरण हो, चाहे ना हो, लेकिन अगर उसके रिकॉर्ड में शामिल हो गया है तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या अभिलिखित वन क्षेत्र। और उसी के अंतर्गत वनावरण और वृक्षावरण भी चीज़ें हम देखते हैं। वृक्षावरण का क्या मतलब है कि अभिलिखित वन क्षेत्र जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर के 1 हेक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र वाला, अगर 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाला अगर कोई मतलब वृत्तीय आवरण है या वृत्तीय क्षेत्र है तो उसको हम वृक्षावरण या टी कवर की श्रेणी में रखते हैं। मतलब कि अभिलिखित वन जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र का अगर कोई वृत्तीय क्षेत्र है तो उसको हम ट्री कवर के अंतर्गत या वृक्षावरण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। और कुल वनावरण का क्या मतलब है, अगर यही जो क्या कहते हैं हमने पढ़ा टोटल रिकॉर्डेड जो एरिया है जो अभिलिखित वन है अगर उसका 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो जाए, उसके अंतर्गत 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाला हो जाए और जिसमें कम से कम जो ट्री कवर है मतलब ट्री कैनोपी डेंसिटी है, मतलब कि जैसे अगर ये पेड़ है और उसके ऊपर जो पत्तियाँ हैं या उसकी जो कैनोपी है अगर वो 10% से अधिक है, 10% या 10% से अधिक है तो उसको हम वनावरण बोलते हैं, वनावरण क्षेत्र बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने देख ली। ठीक है। अब हम देखो आगे की इन्फॉर्मेशन में देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय वन नीति जो हमारी 1988 की है ये बताती है कि देश में कम से कम पूरे जो हमारा टोटल जो क्षेत्रफल है, जो टोटल एरिया है जो भारत का, उसका 33% 1/3 जो है वन और वृक्षावरण होना चाहिए और वही पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम 66% होना चाहिए।
ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बताया गया है। ISFR 2021 की है उसमें और ISFR 2023 में अगर तुलना करें तो इस बार जो वृक्षावरण है उसमें 156.41 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ISFR जो 2021 है और 2023 में अगर पहाड़ी क्षेत्र जिलों में देखा जाए तो 234 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। इसी तरह ISFR 2021 और 2023 के मैंग्रोव क्षेत्र जो होते हैं, मैंग्रोव आगे देखेंगे, उनमें कमी पाई गई है। तो मैंग्रोव में कमी हुई है, वृक्षावरण जो हुआ है उसमें वृद्धि हुई है, पहाड़ी क्षेत्र में वृद्धि हुई है और ये कमी कितनी हुई है 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है। तो और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ISFR 2023 में वनावरण और प्लस वृक्षावरण ये जो है अगर ये 19 राज्य और यूटी में 33% से ज़्यादा है। जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1988 की कहती है कि देश में 33% जो हमारा टोटल एरिया है उसका 33% वन और वृक्षावरण होना चाहिए। तो ऐसे 19 राज्य और यूटी हैं जहाँ पे 33% से ज़्यादा है, बाकी में 33% से कम है, लेकिन 19 ऐसे हैं जहाँ 33% से ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत रिजर्व फॉरेस्ट एरिया तथा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया आते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया तथा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया जो मतलब कि आरक्षित वन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आते हैं। वनावरण जो अभी मैंने आपको बताया था कि वनावरण क्या होते हैं, तो वनावरण जो फॉरेस्ट कवर होता है के तहत 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे समस्त भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहाँ जो टोटल कैनोपी एरिया होता है वो 10% या जो कैनोपी डेंसिटी होती है 10% या 10% से अधिक होती है। इस तरह से जो वृक्षावरण होते हैं, वनावरण जो होते हैं, उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर देखिए पहले 10% से अगर कम होगा तो वन की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो उसको हम झाड़ी की कैटेगरी में रखेंगे। अगर 10% से ज़्यादा और 40% के बीच है तो उसको खुले वन के अंतर्गत रखते हैं, ओपन फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत रखते हैं। और अगर 40% या 40% से ज़्यादा है तो उसको मॉडरेट डेंसिटी के मतलब कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। और अगर 70%, ये 40 से 70 होना चाहिए था, 40 से 70, ठीक है, मॉडरेट 40 या 40 से प्लस हो, हाँ ये सही है, 40 या 40 से प्लस हो, लेकिन ये 70 से कम हो, 40 हो या 40 से ज़्यादा हो लेकिन 70 से कम हो तो इसको बोलते हैं मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। और वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या बोलते हैं, जो 70% हो या 70 से ज़्यादा हो तो इसको बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया। अब देख लेते हैं भारत का वनावरण एवं वृक्षावरण जो हमने भी पढ़ा उसी को दोबारा एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए भारत का जो इस तरीके से वनावरण है 21.76% है, वृक्षावरण 3.41% है, गैर वन 73.50, अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो 73 आएगा, और झाड़ियाँ 1.33% है। ये सब मिला के टोटल 100% होता है। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये आपको बार बार सुन के याद करना है। पहाड़ी क्षेत्र में समुद्र तल से 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। इस तरीके से हमारे 17 स्टेट और यूटी हैं जो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब ISFR जो 2021 है, मतलब कि जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 और जो आज 2023 की रिपोर्ट है, इसमें थोड़ी तुलना कर लेते हैं कि पहले से जो वनावरण और वृक्षावरण है ये बढ़े हैं कि कम हुए हैं। तो देखिए जो पहले वनावरण था 2021 में वो 21 पॉइंट, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, इसको आप लोग याद कर लेना। मैं आपको ये परसेंटेज वाला बता रहा। कुल वनावरण जो 21.7% था 71, आज बढ़ के 21.76 हो गया, तो 0.5 की इसमें 0.05 की इसमें वृद्धि हुई है। इसी तरह कुल वृक्षावरण 2.91 था, आज 3.41 हो गया है। इसी तरीके से आप टोटल को देख लो तो टोटल 24.62% ISFR 2021 में था कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण। इसी तरीके से आज कितना हो गया है 25.17%। अब लिखित वन टोटल कितना है, तो हम मोटे तौर से बिहार, यूपी और एमपी का देखते हैं, मतलब तो इन्हीं तीनों मतलब कि स्टेट का देख लो। अब लिखित वन बिहार का टोटल क्षेत्र कितना है, भौगोलिक क्षेत्र कितना है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो उसका जो वन क्षेत्र है इसका परसेंटेज, तो इसका 94,163 का 7.90% यहाँ पे बिहार में वन है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 30.72% है। यूपी में अभिलिखित वन की बात हो रही है, वनावरण और वृक्षावरण की बात नहीं हो रही है। अभिलिखित जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हैं, जो मतलब कि अगर गजट में या किसी उसमें शामिल हो गए हैं, अगर जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत सरकारी रिकॉर्ड में अगर शामिल हो गए हैं, चाहे वन हो, चाहे वृक्षावरण हो, चाहे ना हो, तो उसको हम अभिलिखित वन कहते हैं। तो उस तरीके से एमपी में कितना है 30.72%, उत्तर प्रदेश में कितना है 7.24%। ठीक है, अब आओ देखो यहाँ वहीं पे सर्वाधिक अभिलिखित वन सबसे ज़्यादा कहाँ है क्षेत्रफल में, तो एमपी में है, और प्रतिशत में अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ है, न्यूनतम गोवा में है। आपको एक एक ही याद करना है। अब आ जाते हैं अपनी मेन इन्फॉर्मेशन पे। वनावरण एवं वृक्षावरण जो खंड 2 में जो रिपोर्ट जारी की गई है स्टेट के विषय में, वो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो देखिए बिहार में कुल वनावरण कितना है 8%, कुल वृक्षावरण कितना है 2.52%। इसी तरीके से अगर इसको टोटल जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 10.52% बिहार में कुल वनावरण और वृक्षावरण है।
एमपी में देखो, एमपी में कुल वनावरण है 25%, कुल वृक्षावरण है 2.81%। और इसी तरीके से अगर दोनों को जोड़ दोगे तो एमपी में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है 27.81%। ये कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण है। यूपी में वनावरण कितना है 6.2% टू 4%, और वृक्षावरण कितना है 3.72%। इसी तरीके से दोनों को जोड़ दोगे तो 9.96% यहाँ पे कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण है यूपी में। उत्तर प्रदेश में अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वनावरण है, ये टोटल वनावरण वृक्षावरण से मिला के, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ है सोनभद्र में। उसके बाद कहाँ है लखीमपुर में, क्षेत्रफल में हम देख रहे हैं, प्रतिशत में नहीं। इसी तरह मिर्ज़ापुर में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर। प्रतिशत में भी सोनभद्र में ही सबसे आगे है, तो वहाँ पे प्रतिशत में भी वन की स्थिति सबसे अधिक है यूपी में। उसके बाद चंदौली, फिर श्रावस्ती। ये 3 स्थान तक मिलान करने को पूछ लेता है, इसलिए मैंने 3 को लिया है। न्यूनतम में देखिए, न्यूनतम क्षेत्रफल में भदोही या संत रविदास नगर है, दूसरा मऊ है। ये प्रतिशत में देख लो सबसे कम कहाँ है संभल में, उसके बाद भदोही में। ये आपको याद करना है। इसी तरह बिहार में देख लो, बिहार में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में है कैमूर में है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण और फिर जमुई में। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है कैमूर में और उसके बाद जमुई में। क्षेत्रफल में न्यूनतम सबसे कहाँ है शेखपुरा में, और प्रतिशत में कहाँ है ये भी शेखपुरा में। तो सर्वाधिक कहाँ है क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में कैमूर है बिहार में, और न्यूनतम में शेखपुरा है। मध्य प्रदेश में सब क्षेत्रफल में सर्वाधिक है बालाघाट में, परसेंटेज में उमरिया में, और न्यूनतम है क्षेत्रफल में शाजापुर में, और प्रतिशत में कहाँ है उज्जैन में। इसी तरीके से आगे देखते हैं ISFR 2021 और ISFR 2023 में परिवर्तन। बिहार में कितना परिवर्तन हुआ, तो बिहार में पहले कितना था 7403, अब कितना हो गया है 7532। तो 129 किलोमीटर स्क्वायर का फर्क आया है, 1.74%। तो बिहार में भी ज़्यादा हुआ है। मध्य प्रदेश में इसी तरीके से -0.48% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में भी वनावरण में थोड़ी सी, वनावरण वृक्षावरण में टोटल में थोड़ी वृद्धि हुई है 118 किलोमीटर स्क्वायर की। तो टोटल कितना हो गया 0.79% की वृद्धि हुई है ISFR 2021 से 2023 की तुलना में। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है देखिए तुलना में ISFR 2021 से और 2023 में। तो सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम में, उसके बाद गुजरात में, सर्वाधिक कमी MP में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। अब देख लेते हैं जो राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा है उसके विषय में। तो ISFR 2023 में वनावरण सर्वाधिक कहाँ है MP में क्षेत्रफल में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। इसी तरीके से परसेंटेज में कहाँ है मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। वृक्षावरण सर्वाधिक कहाँ है महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान, फिर तीसरे नंबर पे यूपी आता है, और के परसेंटेज में केरल में। इसी तरह से वनावरण एवं वृक्षावरण सर्वाधिक कहाँ है, ये हम जो देख रहे थे ये वनावरण की बात थी और ये वृक्षावरण की बात थी। अब दोनों मिला के देखेंगे वनावरण वृक्षावरण सर्वाधिक कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल में, फिर महाराष्ट्र में, और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा मिजोरम में। इतना ही देखना है आपको, और मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको बार बार किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरीके से आगे इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अगर ISFR 2021 को तुलना में 2023 में वनावरण और वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई ये पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। मैंग्रोव वन जो होते हैं ये सॉल्ट टॉलरेंट या मतलब कि जो समुद्री किनारे पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे वर्षा का जो स्तर होता है 2100 से लेकर 6400 mm के मतलब कि मध्य होना चाहिए। समानता जो मैंग्रोव होते हैं ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनको वेटलैंड का संरक्षक बोला जाता है। 12 तटीय और संघीय क्षेत्र है जहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है। सर्वाधिक मैंग्रोव जो किस स्टेट में पाए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, उसके बाद गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश में, मतलब अंडमान निकोबार में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार में, फिर आंध्र प्रदेश में। 2021 से 2023 में मैंग्रोव वन में -7.43% की कमी आई है। तो टोटल कितनी कमी आई 4991 किलोमीटर की कमी आई है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं 24 परगना डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल का वहाँ पे, उसके बाद कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है। विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है एशिया में है। ISFR 2021 में वनों में कार्बन स्टॉक जो 7204 मिलियन टन के स्तर पर था, वहीं ISFR 2021 में 81 मिलियन टन की मतलब कि इसमें वृद्धि हुई। पहले 74 था, अब 81 हो गया। तो टोटल कितना 7285 मिलियन मतलब कि इतनी वृद्धि हुई है। नहीं देखिए 7204 था, अब पहुंच गया 7285। तो टोटल कितनी वृद्धि हुई है 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा कहाँ वृद्धि हुई अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष जो देश है वो कौन से हैं रूसी संघ। यहाँ पे जो इसका एरिया उसका सबसे ज़्यादा वन अगर कहीं पाया जाता है तो रूसी संघ में पाया जाता है। रूसी संघ का जो टोटल अगर एरिया 100% है तो वहाँ पे उसका 20% एरिया वन क्षेत्र का है। इसी तरह ब्राज़ील में 12%। और भारत जो है
वैश्विक वन क्षेत्र का, वैश्विक वन क्षेत्र का बात हो रही है। अगर पूरे टोटल विश्व की एरिया को ली जाए तो उसका 20% वन तो केवल अकेले दूसरी संघ में है। ब्राज़ील में सेकंड नंबर 12% है और 10th नंबर भारत है, जहाँ केवल पूरे विश्व के एरिया का 2% वन है। अब अगली इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। देखिए, अगली जो हमारी न्यूज़ है वो क्या है कि तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत की पुष्टि हुई। देखो, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि जो आयरन टेक्नोलॉजी है, लौह प्रौद्योगिकी है, इसकी उत्पत्ति जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व एशिया माइनर में हुई थी, ऐसा माना जाता था। लेकिन इसको एकल केंद्रीय मतलब प्रसारण आधारित एकल केंद्रीय सिद्धांत के आधार पर यह बताया जाता था कि जो लौह युग की शुरुआत है वो एशिया माइनर में हुई है। लेकिन अब जो मल्टी सेंट्रिक जो अप्रोच आया है, अब वो मतलब दुनिया, पहले क्या अंदर था कि भाई यूरोप में ही या कहीं किसी एक जगह पे ही लोग सर्च करते थे और उसी को मान लेते थे। लेकिन आजकल जो मल्टी सेंट्रिक अप्रोच आया कि लोग छोटे छोटे जगहों पे या किसी मतलब की जगह पे जाके सर्च करते हैं, उसके आधार पर अगर कोई खोज हुई हो तो उसको मान्यता प्रदान की जाती है। इसी को ध्यान में रख के जो तमिलनाडु का जो राज्य पुरातन विभाग है, इसने भी सर्च करना चालू किया, क्योंकि इनको अनुमान था कि हमारे यहाँ भी हुई है। तो इन्होंने जब वहाँ पे सर्च करना प्रारंभ किया तो जो तमिलनाडु का टूटीकुटी जिला का शिवलगाई स्थल है, यहाँ पे इन्होंने ये पाया कि लौह युग की शुरुआत यहाँ से हुई है। और इसकी जो शुरुआत हुई है ये 2953 ईसा पूर्व से लेके 2343 ईसा पूर्व के कालखंड के दौरान हो सकती है। और ये मतलब कि जो हुई है, पहले क्या मानते हैं, पहली शताब्दी क्या है, तो अगर ये 3345 ईसा पूर्व तक अगर हुई है तमिलनाडु में, तो और पुराना हो गया ना कि 1000 तक यहाँ उत्पत्ति नहीं हुई थी, और पीछे जाके 3300, क्योंकि ईसा पूर्व और पीछे की बातें करता है, यहाँ पे हुई थी। तो यह कम से कम 200,000 वर्ष पहले के समय को दिखाता है। इसलिए दुनिया में सबसे पहले अगर लौह युग की शुरुआत हुई तो वो तमिलनाडु के टूटीकुड़ी जिले में हुई है, ये ऐसा मतलब कि बताया गया है इस न्यूज़ में। एक लेखक है के राजन और आर शिवानंथम, इनकी एक रिपोर्ट है कि एंटिक्विटी ऑफ आयरन रिसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु। इस रिपोर्ट में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। अभी तक जो माना जाता था वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कि लौह युग की शुरुआत विश्व स्तर पर लगभग 1800 ईसा पूर्व में हुई थी, मध्य पूर्व और यूरोप में, ये माना जाता था। और तो अब लेकिन माना गया कि जो मतलब कि खोज हुई, इसके अनुसार यह बताया गया कि तमिलनाडु में 2953 ईसा पूर्व से लेकर 3345 ईसा पूर्व तक लौह युग की शुरुआत की पुष्टि हुई है। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन ये हुई। अब तीसरे पे देखते हैं, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। देखिए, सोनमर्ग जो है, जिसका अर्थ होता है सोने का मैदान, तो ये जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में, इसमें बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे श्रीनगर हो गया, गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, इसी तरीके सोनमर्ग भी स्थल है। तो ये जो तीनों पर्यटन स्थल है, और जो जैसे श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, ये तीनों वर्ष भर खुले रहते हैं। जबकि सोनमर्ग क्या है, NH1 जो नेशनल हाईवे है कश्मीर में, उस पर बर्फबारी होने से ये सड़क जो है 4 महीने बंद रहती है और लोग सोनमर्ग में पर्यटन के लिए नहीं जा पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिकूल मौसम परिस्थिति के लिए जो 4 माह तक सड़क बंद होती थी, उसके लिए सरकार ने जेड मोड़ परियोजना शुरू की। जेड मोड़ परियोजना क्यों नाम दिया, क्योंकि इसका जो आकार है वो जेड शेप की तरीके से था, इसलिए हर मौसम कनेक्टिविटी के लिए जेड मोड़ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत कब की गई, 13 जनवरी 2025 को नरेंद्र मोदी द्वारा। और अब इसका नाम बदल के जो कर दिया गया है, इसका सोनमर्ग सुरंग कर दिया गया है। तो जेड मोड़ जो सुरंग JNK के कहाँ पे है, खांदरबाल डिस्ट्रिक्ट में है, 12 किलोमीटर की है, 27,000 करोड़ से 2,700 करोड़ रुपए से बनाई गई है। 2 लेन है इसमें, बाई डायरेक्शनल रोड टनल है, मतलब कि दोनों तरफ के डायरेक्शन से आ जा सकते हैं। ये गगनवीर और सोनमर्ग के बीच में है, 8,652 फीट की ऊंचाई पर है, लेह के रास्ते पर है, जो श्रीनगर और सोनमर्ग को जोड़ता है। इससे क्या होगा कि यात्रा का समय बचेगा, और अगर गाड़ी की स्पीड है, क्योंकि बर्फ इसमें अगर नहीं रहेंगी तो स्पीड भी इसमें बढ़ सकेगी और जल्दी पहुंच सकेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। देखिए, भारत में नदी जोड़ो परियोजना, जो मतलब कि नदियों के पानी को जोड़ने की बात हमेशा से होती आई है। 1980 में सिंचाई मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग ने ऐसा ही प्लान तैयार किया था, NPP नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया था। इन्होंने इसके माध्यम से ये बताया था कि हम इंटर जो बेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर ये करेंगे, मतलब एक बेसिन जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से दूसरी बेसिन में, जो दूसरी नदी है उसमें जहाँ पर पानी कम है तो वहाँ पर पानी को पहुँचाएंगे। इससे क्या होगा कि जहाँ पे जल का न्यून मतलब कि जल कम है वहाँ पे जल पहुँच सकेगा, जहाँ पे जल ज़्यादा है। तो इससे जहाँ बारिश मतलब कि बाढ़ की समस्या का भी निदान होगा, और जहाँ बारिश कम है या पानी कम है वहाँ पे सूखे की समस्या का निदान होगा। ये सोच से 1980 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया। लेकिन जब सबसे पहली जो भारत में जोड़ी गई कि जो नदियाँ वो है केन और बेतवा नदी, इन दोनों को जोड़ा गया। तो 25 दिसंबर 2024 को मोदी द्वारा, जो नरेंद्र मोदी PM है, उनके द्वारा MP की खजुराहो से इसकी शुरुआत की गई। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। 22 मार्च 2021 को, जो विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को, इसी दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, UP गवर्नमेंट और MP गवर्नमेंट, क्योंकि केन और बेतवा का संबंध UP और MP स्टेट से है, इनके
मध्य एक समझौता हुआ और 8 दिसंबर 2021 को, ये 21 में समझौता हुआ था और फिर 8 दिसंबर 21 को इस परियोजना को मंजूरी दी गई और 25 दिसंबर 2024 को इसका शिलान्यास किया गया। केन का पानी इसके माध्यम से होगा क्या? इसके माध्यम से केन नदी का जो पानी है वो बेतवा नदी में जाएगा और दोनों नदी जो है, केन और बेतवा दोनों, जो यमुना नदी है उसकी दोनों सहायक नदी है। देखिए इसके तहत होगा क्या? इसके तहत एमपी डिस्ट्रिक्ट में, जो एमपी जो स्टेट है, इसके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक दौधन गांव है, उस पर केन नदी पर बांध का निर्माण किया जाएगा, तभी वहीं से पानी फिर केन से बेतवा में पहुंचाया जाएगा। इसमें 2 चरण में परियोजना को पूरा किया जाएगा। पहले चरण में क्या किया जाएगा? इसी दौधन गांव में बांध बनेगा और दूसरे चरण में लोअर उर बांध, कोठा बैराज और बीना सकुल परियोजना का निर्माण होगा, जिसके माध्यम से केन का पानी बेतवा में पहुंचाया जाएगा। देखिए इसके लिए क्या किया गया कि एक एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल, का क्या मतलब है कि एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई गई, उसके वही पूरा काम सब देखेगी, उसी के पास डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती है। इसी को लेके एक एसपीवी बनाई गई, KBLPA मतलब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, ये बनाई गई। इसकी लागत कम से कम 44,605 किलो मतलब कि 5 करोड़ है और ये बनाई गई। इसके माध्यम से पूरी ये परियोजना का मतलब कि पूरा परियोजना गवर्न होगी। तो इसका लाभ क्या है? अगर ये केन से बेतवा नदी जोड़ दी जाती है तो इसका लाभ होगा प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। लगभग 62 लाख की आबादी है तो पेयजल की आपूर्ति होगी 62 लाख लोगों को। 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। अब देखिए केन और बेतवा जब यूपी और एमपी से जुड़ी है तो इसमें जो लाभ होगा वो केन और बेतवा से वो यूपी और एमपी को ही होगा। तो उत्तर प्रदेश का जो किस किस जिले हैं उनको लाभ होगा? बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को लाभ होगा। इसी तरह एमपी के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, निवाड़ी, विदिशा, श्योपुर, रायसेन, इन जिलों को इससे लाभ होगा। अब देखो केन एवं बेतवा नदी, इनके विषय में देख लेते हैं। केन जो है एक इंटर स्टेट रिवर का मतलब कि जैसे उद्गम भी कहीं होगा लेकिन वो जाती कहीं और तक है। तो इंटर स्टेट रिवर का उद्गम जो है ये केन का कटनी डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, वहाँ पे हुआ है। इसका स्थिति अहिर गंवा गाँव है, वहाँ पे हुआ है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। एमपी में इसकी लंबाई 292 है, यूपी में 84 है और दोनों जगह जहाँ है जो इस बॉर्डर पे है वहाँ 51 किलोमीटर एमपी और यूपी दोनों के बॉर्डर में है। तो बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी का जो है, जो यूपी का चिल्ला गांव है, वहीं पे ये यमुना से मिल जाती है। अभी पिछले साल सवाल पूछा गया था कि बेतवा नदी यूपी में कहाँ मिलती है, तो बेतवा नदी इलाहाबाद में ना मिलकर ये हमीरपुर में मिलती है। इसी तरीके से केन नदी यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में के चिल्ला गांव में यमुना नदी से मिल जाती है। और इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? इस नदी पर रानेह जलप्रपात है केन नदी पर। अब देखिए बेतवा नदी का उद्गम जो है रायसेन जो जिला एमपी का वहाँ होता है। इस पर राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध परियोजनाएं हैं। और एक परियोजना और है, उसके विषय में भी जान लेते हैं। उसको बोलते हैं ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना। ये 25 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। एमपी खंडवा जिलों में जो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क है वहाँ पे उसी पे स्थित थी ये फ्लोटिंग सौर परियोजना, वहीं पे इसका किया गया है। ये 90 मेगावाट की परियोजना है। ये क्या है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सा अगर तालाब है उसके ऊपर अगर सौर पैनल लगा दिया जाए, उसी तरीके की ये परियोजना है 90 मेगावाट की। तो मध्य और उत्तर भारत की ये सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना थी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना एमपी की खंडवा में। तो ये कार्बन उत्सर्जन से कटौती होगी। इसका मतलब से हम मतलब कि अगर सौर ऊर्जा का यूज करते हैं तो उसमें कार्बन इमिशन नहीं होता है, तो इससे कार्बन इमिशन में कटौती आएगी। और ये हमारा जो 2070 का टारगेट है कि शुद्ध कार्बन का जो भारत का लक्ष्य है उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे। जो ये ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना है भारत में स्थित सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर पार्क है उसकी परियोजना है। 600 मेगावाट इसकी क्षमता है, लेकिन अभी 90 मेगावाट का इसमें मतलब कि शुरू किया गया है। देखिए अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो है जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना। देखो दुनिया में क्या होता है, दुनिया में जो जल मार्ग से परिवहन है वो दुनिया में खूब होता है। अमेरिका में, चीन में, यूरोप में, यहाँ पे जो जल मार्ग का यूज है वो खूब सारा होता है। लेकिन भारत में हमारे यहाँ जबकि बैक वाटर, क्रीक्स मतलब कि जो जल है, खाड़ियाँ हैं, अंतर्देशीय जो जल मार्ग है मतलब इनलैंड वाटरवेज है, इनका खूब नेटवर्क विद्यमान है। तब भी हम भारत में अगर दुनिया भर के जो अंतर्देशीय जल परिवहन है उसका मात्र 2% ही हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि अमेरिका और क्या कहते हैं चाइना, यूरोपीय संघ, इनकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। और हमारा सारा यूज कहाँ से होता है? सड़क से और रेल से। इससे यहाँ पे मतलब ट्रैफिक की भी समस्या होती है और हम अच्छे से परिवहन जो लागत बचना चाहिए, जो समय बचना चाहिए, उसका भी यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक परियोजना शुरू की गई है जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन परियोजना। इसके माध्यम से जो पोत के माध्यम मतलब कि जो बंदरगाह हैं उनके माध्यम से कार्गो को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाएगा। तो इसी के लिए 15 दिसंबर 2024 को मंत्री जो सोनेवाल हैं, जो हमारे जल वाहन मंत्री हैं, पोत मंत्री हैं, उनके द्वारा कोलकाता से ये परियोजना को लॉन्च किया गया है। इसमें जो नेशनल वाटरवेज है NW होना चाहिए, नेशनल वाटरवेज और NW2
NW16 जो जलवाहक योजना है NW1 में। NW1 का मतलब नेशनल वाटरवेज जो पहला है क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय जल मार्ग पहला है वो गंगा नदी पर बना है। दूसरा है NW2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। और NW जो 16 है ये कहाँ बना है, ये असम की बराक नदी पे ही बना हुआ है। तो इन सब के माध्यम से एक मतलब कि ये कार्गो को बढ़ाया जाएगा, मतलब कार्गो को संवर्धित किया जाएगा, इनके माध्यम से कार्गो को भेजा जाएगा। तो इसके लिए NW1 NW2 NW16 के माध्यम से बढ़ावा देने हो तो 300 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप मतलब कि परिवहन इसके माध्यम से करते हैं, जो अगर प्राइवेट आदमी भी इसके माध्यम से अगर 300 किलोमीटर ज़्यादा का परिवहन करता है, अपना सामान यहाँ से यहाँ ले जाता है, तो उसको 35% राशि की वित्तीय प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप जल परिवहन का ज़्यादा यूज करिए, सड़क और रेल के चक्कर में ना पड़िए। तो इसी के माध्यम से सबसे पहले जो शुरुआत हुई कोलकाता से GR जेट्टी से MVAAI MVV होमगीर भाभा और MV त्रिशूल कार्गो शिप को रवाना किया गया। अब अगर आप अपना सामान ले जाना चाहते हैं सामानों को तो इसके अंतर्गत रखिए और आप ले जाइए। अगर आप 300 किलोमीटर से ज़्यादा का ले जाते हैं तो 35% की आपकी वित्तीय मतलब की सहायता की जाएगी, इंसेंटिव टाइप का दिया जाएगा। प्रारंभ में 3 वर्षों के लिए शुरू की गई है। इसका टारगेट क्या है, देखिए 2013-14 में परिवहन हमारा टोटल परिवहन का 18.707 मिलियन टन ये जल परिवहन से होता था। तो 2023-24 में 132 मिलियन टन है। हमारा टारगेट है 2030 तक इसको 200 मिलियन टन करना जल परिवहन के माध्यम से। टोटल हमारे जो परिवहन का 200 मिलियन टन ये हम सिर्फ उससे करना चाहते हैं जल परिवहन के माध्यम से। और 2047 तक हमारा टारगेट है 500 मिलियन टन। तो ये न्यूज़ थी। देखिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। मसाली भारत का पहला सीमावर्ती गाँव। 2022 में क्या हुआ था कि मोढेरा जो गुजरात में ही है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया था। सौर गांव परियोजना है एक, उसके अंतर्गत ये भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बना था। क्या कौन सा बना था, मोढेरा। अब क्या हुआ कि दिसंबर 2024 में मसाली गांव, ये भी गुजरात के ही बनासकांठा जिले के सुई गांव तालुका में स्थित है। इसमें क्या किया गया, इसको भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया। क्यों घोषित किया गया कि इसके जो सभी 111 घर हैं उसमें रूफटॉप और सौर पैनल लगाए गए हैं। कुल मिलाकर 225 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है यहाँ पे। ये गुजरात का सेकंड गाँव है, पहला गाँव मोढेरा है, दूसरा गुजरात का सेकंड गाँव है, लेकिन पहला सीमावर्ती सौर गाँव है। तो हमने अभी तक ये जो नेशनल स्तर की जो इन्फॉर्मेशन थी, राष्ट्रीय परिदृश्य था, उसको खत्म कर लिया है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी जो पहली इन्फॉर्मेशन है जिसको हम कवर करेंगे वो है विश्व स्मारक निगरानी सूची। ये विश्व स्मारक जो निगरानी सूची है ये जो है 1996 से लॉन्च की जाती है। हर 2 वर्ष में ये WMF जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड है इसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में ये विश्व स्मारक निगरानी सूची जारी की जाती है। नामांकन आधारित होती है कि इसमें नामांकन दिया जाता है, फिर एक लिस्ट बनती है और उसी के अनुसार ये जारी की जाती है। तो 15 जनवरी 2025 को ये सूची फिर से दोबारा जारी की गई, हर 2 वर्ष में जारी की जाती है। इसमें होता क्या है कि उनको शामिल किया जाता है जो सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं और बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, उनको शामिल किया जाता है कि कौन कौन से सांस्कृतिक विरासत के स्थल बचे हैं और वो सामना अगर किसी चुनौती का कर रहे हैं तो उनको शामिल करके एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है कि भाई ये स्थल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो इस बार टोटल 25 स्थल को शामिल किया गया। 5 महादेश के 29 देश हैं, उनसे 25 स्थलों को शामिल किया गया। इस बार चंद्रमा को भी शामिल किया गया कि चंद्रमा पहली बार इसमें शामिल हुआ कि चंद्रमा पे भी कुछ स्थल हैं जो सांस्कृतिक विरासत के स्थल हैं और वो चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो पहली बार चंद्रमा को शामिल किया गया। टोटल 25 को शामिल किया गया। भारत के 2 स्थल हैं। भारत के पहला जो स्थल है वो उसको बोलते हैं भुज की ऐतिहासिक जल प्रणाली है। ये कुछ गुजरात के कच्छ जिले में है। तो इसमें क्या है कि बहुत तरीके की जो बावड़ी हैं, झील हैं, कुआं हैं, नहर हैं आदि सबको शामिल किया जाता है। ये जो जितने भी चैनल है जैसे झील है, टैंक है, बावड़ी है, कुएं हैं, ये सब का जल जो है आसपास के जो जल हैं इनका सबका जल जो हमीर सागर झील में मतलब कि जाता है उधर की ओर निर्देशित होता है। तो ये जो क्या कहते हैं झील है ये अब चुनौतियों का सामना कर रही है, इसलिए इसको शामिल किया गया कि इसको विश्व स्मारक सूची निगरानी सूची में शामिल करो और इसको बचाया जाए, नहीं तो ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा जल प्रणाली का वो खत्म हो रहा है। तो अब हमीर सागर जो झील है इसके विषय में देख लेते हैं। ये जो झील है इसको 16वीं शताब्दी में राव खेंगर जी प्रथम के शासनकाल में निर्मित किया गया था। इसका नामकरण खेंगर जी के पिता राव हमीर के नाम पर पड़ा था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ये पहला स्थल हमारा हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्थल देखते हैं। दूसरा स्थल है मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें, हैदराबाद में है। तो हैदराबाद में मूसी नदी है, तो हैदराबाद जो किसकी नदी के किनारे है, ये मूसी नदी के किनारे है। इसमें बहुत सारी जो इमारतें हैं जैसे उच्च न्यायालय है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल है, सिटी कॉलेज है, पूर्व ब्रिटिश रेजिडेंसी है, ये सभी नदी जो स्मारक इमारतें हैं ये मूसी नदी के किनारे हैं। हालांकि मूसी नदी को अशांति का स्रोत भी कहा जाता है कि इसकी वजह से बार बार बाढ़ आती है और यहाँ की जमीन मतलब कि गिर सकती हैं सब
कुछ मतलब कि यहाँ की जो इमारतें हैं उनको बार बार तबाह किया जा सकता है या गिर सकती हैं। इस वजह से इसको अशांति का स्रोत भी कहा गया है। तो इसकी वजह से कहा जाता है कि बिल्डिंगों को गिरा दिया जाए। लेकिन अगर गिरा दिया जाता है तो ये जो ऐतिहासिक इमारतें हैं इनका संरक्षण कहाँ से हुआ? तो ये कहा गया कि अगर ये नदी जो है गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही है तो इस नदी को साफ किया जाए, जिससे नदी का पानी को मैनेज किया जाए और ये स्मारक भी बची रहें। तो इसलिए मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारतें हैं, इनको शामिल किया है। मूसी नदी के बारे में जान लेते हैं। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम तेलंगाना में विकाराबाद के निकट होता है। अनंतगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है मूसी नदी का। अब देखिए दूसरी इन्फॉर्मेशन, विश्व ध्यान दिवस। देखिए यूएन के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, उसके द्वारा क्या किया गया, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया। चाहे योग दिवस हो, चाहे ध्यान दिवस हो, इन सबको अगर मतलब कि पहचान दिलवानी है तो भारत की भूमिका बहुत अग्रणी रहती है। तो यूएन ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। और 6 दिसंबर 2024 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें भारत की भी भूमिका थी। भारत भी उस प्रस्ताव को पारित करने में अग्रणी था। भारत उस मुख्य समूह का सदस्य था जिसने इस घोषणा करवाने में मार्गदर्शन किया था। अन्य कौन कौन से सदस्य थे? लिंचेस्टाइन, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको, एंडोरा, भारत, ये सब लोग थे जिन्होंने इसको घोषित करवाने में कि 21 दिसंबर को विश्व अंतर ध्यान दिवस घोषित किया जाए, इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर यूएन ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित कर दिया। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व ध्यान दिवस की घोषणा यूएन ने की, वो किस डेट को मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2024 को न्यूयॉर्क स्थित यूएन सचिवालय ने भारत के स्थायी मिशन द्वारा वैश्विक शांति एवं सद्भावना के लिए ध्यान शीर्षक नाम से एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इसका जो मुख्य भाषण दिया यहाँ पे श्री रविशंकर ने, जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन चलाते हैं, उनके द्वारा श्री रविशंकर द्वारा यहाँ पे भाषण दिया गया। 8.5 मिलियन लोगों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन देखा, जो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ पे कलेक्टिव मेडिटेशन किया गया। अब ध्यान के इतिहास के विषय में जान लेते हैं कि ध्यान का इतिहास 5000 ईसा पूर्व से अधिक पुराना है। यूएन की जो एजेंसी है न्यूयॉर्क में स्थित यूएन सचिवालय में ध्यान का एक कक्ष बनाया गया। 1952 में डैग डैमर स्कोल्ड के मार्गदर्शन में ये स्थापित किया गया था एक कक्ष। तो 5000 ईसा पूर्व से अधिक पुराना है। और इसमें क्या किया गया है कि जितने भी धर्म हैं सब धर्म में इसका स्थान है। SDG 3 में ध्यान के विषय में बताया गया है। देखिए SDG जो 3 है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 है, जो अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण के विषय में बताता है, उसी के अंतर्गत ध्यान को भी मान्यता दी गई है कि ध्यान जो है हमारा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण को भी प्रदर्शित करेगा। ये बताएगा अगर इसको हम करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा। 21 दिसंबर का महत्व क्यों है, 21 दिसंबर को क्यों मनाया गया? तो 21 दिसंबर को शीत अयनांत उत्तरी गोलार्ध में होता है, जो मतलब कि विंटर सोल्स्टिस होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर को होता है। शीत अयनांत जो होता है इस दौरान क्या होता है, उत्तरायण से प्रारंभ होता है कि उत्तरायण जो होता है शुरू हो जाता है। तो इस समय वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है 21 दिसंबर को। और 21 दिसंबर की तिथि योग दिवस, जहाँ ग्रीष्म अयनांत होता है उसके ठीक विपरीत 6 महीने बाद होता है। तो 21 दिसंबर को इसीलिए जो शीत अयनांत उत्तरी गोलार्ध में प्रारंभ होता है उसी के लिए यहाँ पे 21 दिसंबर को मनाया गया। और 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाता है। अब अगली इन्फॉर्मेशन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 वर्ष 2023 में स्थापित किया गया। मतलब कि जो ये मैगजीन है टाइम पत्रिका, इसको वर्ष 2023 में स्थापित किया गया। वर्ष 1927 से ये जारी की जाती है। पहला जो दिया गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये चार्ल्स लिंडरबर्ग को दिया गया। भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र व्यक्ति हैं 1903 में जिन्हें मतलब कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। 2014 में भारत का और कोई भी नहीं है आज तक जिसको ये मतलब खिताब मिला हो। 2014-16 में ऑन द रीडर पोल की विजेता नरेंद्र मोदी जी बने थे, लेकिन वो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नहीं बने थे। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2024 में और 2016 में 2 बार इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 2023 में किसको घोषित किया गया था? टेलर स्विफ्ट को। इसी में जो एथलीट ऑफ द ईयर है ये किसको घोषित किया गया? कैटलिन क्लार्क को, जो यूएसए की हैं। CEO ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? लिया शू, सेमीकंडक्टर कंपनी AMD की CEO हैं। आइकॉन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया? एल्टन जॉन, एक ब्रिटिश गायक है, इनको घोषित किया गया। ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सेकंड व्यक्ति जो गैर लगातार कांग्रेस कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने। इससे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड थे जो मतलब कि पहले व्यक्ति थे जो गैर लगातार कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने थे। अभी इस बार कौन हुए हैं? ट्रंप अमेरिकी इतिहास में दूसरे व्यक्ति हो गए हैं। 20 जनवरी 2025 को शपथ ली इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में। वर्ड ऑफ द ईयर मतलब कि जो डिक्शनरी है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गई, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हो गई, ये हर साल वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? ब्रेन रॉट को। एक ये मानसिक या बौद्धिक स्थिति है, उसमें कथित गिरावट होती है, उसको प्रदर्शित करता है, उसको 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है।
मेरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है, इसने पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कॉलिंस डिक्शनरी इसने ब्रेड को घोषित किया है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी इसने मैनिफेस्ट को घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर। तो ये हमने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया। अब देखते हैं आर्थिक परिदृश्य। घटना चक्र की जो मैगजीन घटना सार निरंतर है, उसका आर्थिक परिदृश्य अब देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो केंद्रीय बजट के बारे में है। ये बजट अभी है, लेकिन आपके एग्जाम तक ये काम आएगा, क्योंकि इसके जो आंकड़े हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो लास्ट के दिसंबर में एग्जाम हो तब भी इसके आंकड़े पूछे जाएंगे और आपके काम के रहेंगे। तो केंद्रीय बजट 2025-26 को सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं। तो निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने तेलुगु कवि हैं एक गुरुजादा अप्पा राव, इनके एक प्रसिद्ध कथन कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके लोगों से बना होता है, इस कथन के साथ बजट की शुरुआत की। किस कथन के साथ शुरुआत की कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उस देश के लोगों से है। तो ये किसका कथन है? ये तेलुगु कवि और नाटककार हैं गुरुजादा अप्पा राव, इनके कथन से शुरुआत की। और ये बजट जो प्रस्तुत किया गया है 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है दोस्तों इसका सबका विकास। इसमें बहुत सारे कृषि से रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड, एमएसएमई से रिलेटेड सब बहुत तरीके के लक्ष्य बनाए गए, जिसका मतलब कि मूल जो कॉन्सेप्ट है कि सबका विकास हो। बजट में जो विकास के इंजन बताए गए वो 4 इंजन बताए गए कि अगर इनका विकास होगा तो पूरी इकोनॉमी का विकास होगा, भारत का विकास होगा। वो 4 इंजन विकास के कौन कौन से हैं? एक तो कृषि का अगर विकास होता है तो पूरे भारत का विकास होगा, एमएसएमई का विकास होगा तो पूरे भारत का विकास होगा, निवेश में अगर बढ़ोतरी होगी, बाह्य निवेश, आंतरिक निवेश, ये सब निवेश में, तो भारत का विकास होगा। इसी तरीके से अगर निर्यात हमारा बढ़ेगा तो भारत का विकास होगा, क्योंकि उससे हमारे यहाँ पे मतलब कि पैसे आएंगे जिससे हम भारत की इकोनॉमी को समृद्ध कर सकेंगे। देखिए, तो इसमें पहला जो हमारा खंड है वो है कृषि, कि कृषि के लिए क्या क्या किया गया इस बजट में। तो राज्यों की भागीदारी के साथ एक योजना चलाई गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 100 ऐसे जिलों को टारगेट किया गया है जिनकी उत्पादकता कम है, फसल की बुआई तथा औसत से कम है, और जड़ मानदंड वाले, जो औसत से कम जड़ मानदंड वाले जिले हैं, उस तरह के 100 जिलों को टारगेट किया गया और वहाँ पे प्रयास किया जाएगा जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सके, बुआई बढ़ सके और औसत से जो कम मानदंड है वो भी बढ़ सके, मतलब उनमें भी सुधार हो। इस तरीके से 100 जिलों को टारगेट किया जाएगा और 1.7 करोड़ किसानों को इससे मदद दी जाएगी। दूसरा, एक और योजना चालू की गई, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम। ये एक कार्यक्रम शुरू किया गया, इसमें भी 100 विकासशील जो कृषि जिले हैं उनको टारगेट किया गया। और उन जिलों में क्या किया जाएगा? उन जिलों में ग्रामीण महिला के लिए उद्यम विकास पर जोर दिया जाएगा, युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार पर जोर दिया जाएगा, सीमांत और छोटे किसान हैं इनके लिए भंडारण और सुधार किया जाएगा, भूमिहीन जो परिवार है इनके लिए विविध अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया 100 जिलों को टारगेट करके। और देखिए, एक दलहनों पर आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत की गई 6 वर्षों के लिए। ये तूर दाल, उड़द और मसूर, इस पर विशेष ध्यान देते हुए दलहनों पर आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत की गई। इससे क्या होगा कि जब इस मिशन की शुरुआत की गई तो इसका जो उद्देश्य है कि जलवायु अनुकूल बीजों का विकास किया जाए, कि वैसे बीज हो जो जलवायु के अनुकूल हो, कि अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो उससे वो बीज खराब ना हो, उसको अडॉप्ट कर लें। और फिर इस तरीके के बीजों का विकास हो जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, उनकी उत्पादकता ज़्यादा हो, भंडारण और प्रबंधन का भी काम किया जाए, और जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो और लोगों को जो उपभोक्ता है उसको भी प्रोटीन की आवश्यकता उसकी पूरी हो सके। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन शुरू किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो फोकस किया गया वो तुअर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल पर फोकस किया गया। ये देखिए, और फिर और क्या किया गया कृषि से रिलेटेड कार्यक्रम में? बिहार में एक मखाना बोर्ड स्थापित किया गया जो मखाना को, मतलब कि मखाना बिहार में बहुत ज़्यादा होता है तो उसको संवर्धित करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, इस सब चीज़ से रिलेटेड उसका रेगुलेशन के लिए एक मखाना बोर्ड स्थापित किया गया। देखिए, राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की शुरुआत की गई। इसका जो उद्देश्य क्या है? अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी, जलवायु अनुकूल बीज का विकास करना, 100 से अधिक किस्म की बीजों का विकास करना इसका उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन एक शुरू किया गया, उसके ये सारे उद्देश्य ये आप पढ़ लीजिएगा। भारत सेकंड स्थान है मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि में वर्ल्ड में। तो ये भी एक आंकड़ा है, आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें दे दी हैं। अब देखिए एमएसएमई में क्या किया गया है। दूसरा जो हमारा विकास का इंजन है वो है एमएसएमई। इसके लिए क्या किया गया कि देश में जो एमएसएमई है वो 5.7 करोड़ है। इनका निर्यात में, टोटल अगर निर्यात में देखा जाए तो 45% योगदान तो इन्हीं का है। तो इनके विकास के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसी के हिसाब से इसमें जो विकास का इंजन बनाया गया एमएसएमई को, और इस पर ध्यान देने की बात की गई कि इसका विकास होगा तो भारत का विकास होगा। तो इनकी संख्या है 5.7 करोड़, 45% निर्यात में योगदान है, विनिर्माण में 36% का योगदान है, 7.6 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, और निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। ये हमने लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अब देखिए, ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर को भी बढ़ाया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए जो 5 करोड़ से बढ़ाकर इसको 10 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक के लिए ऋण गारंटी कवर को बढ़ाया गया है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों हेतु 5 लाख तक की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे, ये भी कहा गया है। ये सब एमएसएमई के लिए किया गया है। स्टार्टअप के लिए वैकल्पिक निवेश निधि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं को 91,000 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। ये भी आप मतलब कि ये कोई सवाल उस तरह से बनेगा नहीं, लेकिन है, आपके दिमाग में रखना चाहिए आपको इसको। पूर्वोदय में सरकार की प्रतिबद्धता के लिए बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना की गई बिहार में। तो ये आपको याद रखना है कि इस इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है, बिहार में की गई है। इसका जो काम होगा, क्या क्या काम होगा, इसका काम होगा खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलाप को बढ़ावा देना। और देखिए आगे क्या किया गया है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन चालू किया गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई और उद्योग को उसमें शामिल करने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन चालू किया गया है। ये भी हो गया। अब तीसरा जो हमारा विकास का इंजन था वो क्या था, निवेश। तो निवेश के बारे में देख लेते हैं। देखिए, 3 चीज़ों में निवेश की बात की गई। एक तो लोगों में निवेश किया जाए, अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाए और नवाचार में निवेश किया जाए। तो 3 चीज़ों में निवेश की बात की गई है, लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश। इसमें यह कहा गया है कि एक भारतीय भाषा पुस्तक योजना इसकी शुरुआत की गई। इसमें यह कहा गया है कि जो भारतीय भाषाओं की पुस्तक है उनको डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। आपसे ये मतलब कि ये योजना दी जाएगी और आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इस योजना का उद्देश्य है जो भारतीय भाषा की पुस्तकें हैं उनको डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना। ठीक है। अब देखिए, द्वितीय संपत्ति मौद्रीकरण योजना जो शुरू की गई है, ये द्वितीय है। ये 2025 से 30 के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, 10 लाख करोड़ पूंजी का निवेश करना। वर्ष 2019 से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेयजल करने की बात की गई है, जो ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा है। तो 15 करोड़ लोगों को, 15 करोड़ से अधिक परिवार को, मतलब कि जो ग्रामीण आबादी का 80% है उनको नल से पेयजल प्रदान करने की बात की गई है। 100% कवरेज हो तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये सब किया जाएगा और इसका विस्तार करके 2028 तक कर दिया गया है। 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 एसएमआर क्रियाशील हो जाएंगे। तो 5 जो है एसएमआर क्रियाशील हो जाएंगे। एसएमआर क्या होता है, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं। ठीक है। इसका टारगेट क्या है कि वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की क्षमता की आवश्यकता होगी और उसका विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। सामुद्रिक उद्योग हेतु क्या किया गया है, 25,000 करोड़ की निधि एक मतलब की बनाई गई है, सामुद्रिक विकास निधि जिसे कहा गया है। यह समुद्रिक उद्योग के विकास हेतु किया गया है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 49% तक का अंशदान किया जाएगा। शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्रों से जुटाई जाएगी। तो 25,000 करोड़ की सामुद्रिक विकास निधि की स्थापना की गई है। किफ़ायती और मध्यम आवास के लिए विशेष विंडो एक शुरू किया गया जिसका नाम है स्वामी है इसका नाम है। ज्ञान भारतम मिशन एक शुरू किया गया है। इसका जो लक्ष्य है कि 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करना। इसमें क्या है, शैक्षणिक संस्थान है, संग्रहालय है, पुस्तकालय और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी जो पांडुलिपि हैं उनके सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए प्रयास किया जाएगा। और इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। इसके लिए कौन सा मिशन शुरू किया है, ज्ञान भारतम मिशन। और चौथा जो विकास का इंजन है वो है निर्यात। तो निर्यात के लिए निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया गया है। वाणिज्य मिनिस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय के तीनों ने मिलकर एक निर्यात संवर्धन मिशन चालू किया है। और क्या हुआ है निर्यात के लिए, एफडीआई की सीमा जो बीमा क्षेत्र के लिए है 74 से बढ़ाकर इसको 100% कर दिया गया है। यह संवर्धित सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी। जो संपूर्ण प्रीमियम का निवेश नहीं करेंगी उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। जन विश्वास विधेयक 2.0 शुरू किया गया है। इसमें 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 शुरू किया गया है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर आयकर से छूट प्रदान की गई है। ये हो गया। देखिए, ये हमने मोटा मोटा पढ़ लिया। अब हम बजट का जो आंकड़े हैं वो सब चीज़ें देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमण है, इनकी उपलब्धि के बारे में कुछ बताया गया कि इन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत कर दिया है। तो इनके द्वारा लगातार प्रस्तुत ये 8वां बजट था। 7 तो इसमें पूर्ण बजट थे और एक अंतरिम बजट था। इससे पहले जो सीडी देशमुख थे वो ही एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने लगातार 7 बार बजट पेश किया था, 6 पूर्ण और 1 अंतरिम। तो अब सबसे पहला स्थान जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रस्तुत किया वो कौन हो गई है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इन्होंने 8 बार बजट प्रस्तुत किया, 7 पूर्ण और 1 अंतरिम। प्रथम लोकसभा के गठन के बाद लगातार 8 बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज हो गया है। देखिए, अब बजट का सार, अब जितने आंकड़े होते हैं बजट के, प्राप्तियों, व्यय, इन सब चीज़ से, तो वो अब देख लीजिए। तो कुल प्राप्तियाँ जो बजट में रही वो रही हैं
50,65,345 करोड़। इतनी हमारी कुल प्राप्तियां रही और प्राप्तियों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति का हिस्सा लगभग 67% है और पूंजीगत प्राप्तियां जो है ये 32% के करीब है। तो ये 67% कितना हो जाएगा, 34 लाख के करीब, और ये 32% जो हो जाएगा ये 16 लाख के करीब होगा। तो जस्ट डबल राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों का जस्ट डबल है लगभग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्व प्राप्तियां ज़्यादा है पूंजीगत प्राप्तियों से, उनका लगभग दो गुना है। तो राजस्व प्राप्ति जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही दे रहा, सारी चीज़ों का मैं इसमें डिस्क्राइब नहीं कर रहा। तो जो राजस्व प्राप्ति है इनको मोटे तौर पर दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक कर राजस्व से, कर से हमको कितनी प्राप्ति हो, कर भिन्न राजस्व से उसमें से कितनी प्राप्ति हो रही है। तो कर राजस्व से हमको 83% प्राप्त हो रहा है। जो पूरे राजस्व का, राजस्व प्राप्ति का जो कर राजस्व है वो लगभग 83% है, और कर भिन्न राजस्व ये 15%। तो 5 लाख करोड़ हमको कर भिन्न से प्राप्त हो रहा है, 28 लाख करोड़ हमको कर राजस्व से प्राप्त हो रहा है। ये आपको याद रखना, ये पूछा जाता है। अब देखिए कुल व्यय, आय और व्यय दोनों, प्राप्ति और व्यय जो है ये दोनों को बराबर ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये व्यय कितना होगा, 50,65,345 करोड़, ये भी उतना ही होगा। इसमें देखिए, और ये इसको भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो राजस्व जो व्यय है ये कितना है, 78% है। इसी तरीके से जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय ये कितना है, ये 22% के करीब है। ठीक है, तो पूंजीगत कितना है, 22% करीब, और राजस्वगत व्यय कितना है, ये 78% के करीब। तो 39 लाख की इतना है, और ये 11 लाख के करीब है। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा का मतलब इंपॉर्टेंट जो है वो ब्याज भुगतान है, ये 12 लाख करोड़ के करीब है, 32% है ये। तो ये इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। ठीक है, अब घाटे देख लेते हैं। 4 प्रकार के घाटे होते हैं, आपको पता है, डिस्क्राइब बाद में करूंगा, पहले आप ये सब देख लीजिए कि वो आंकड़े याद करना है आपको यहाँ पे करंट अफेयर में। तो जो राजस्व घाटा होता है, राजस्व आय और व्यय का जो डिफरेंस होता है वो कितना है, 1.5%। ये 1.5 कितना होगा, 5,23,846 करोड़ रुपए। तो राजस्व घाटा कितना है, 1.5। इसी तरीके से पूंजीगत घाटा कितना है, 0.3%। राजकोषीय घाटा कितना है, 4.4%। ये 15,68,000 के करीब है, नहीं 1,56,00,000 नहीं 15,68,936 करोड़ रुपए। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, 0.3, तो 96,665 करोड़ रुपए। इस तरह प्राथमिक घाटा कितना है, 0.8%। तो ये कितना है, 2,92,598 करोड़। ठीक है, ये इतना है। तो ये चारों घाटे आपको आंकड़े में याद रखने हैं। 2025 और 26 के लिए जीडीपी अनुमान कितना है, तो जीडीपी अनुमान कितना है 3,56,97,923 करोड़ रुपए। ये 3,24,00,000 से बढ़ के 3,56,00,000, मतलब 3 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन से ज़्यादा है हमारी इकोनॉमी। तो जीडीपी का जो अनुमान है वो 2025 और 26 के लिए इतना है, 3,56,00,000, और 2024 में कितना है, 3,24,00,000 था। तो 10% की इसमें वृद्धि हुई है। अब देख लेते हैं जो हमको बजट में सबसे ज़्यादा आय कहाँ से होती है और हमारा सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ पे होता है। तो सबसे ज़्यादा जो व्यय होता है हमारा, करों और शुल्कों में राज्यों को जो हिस्सा दिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। उसमें 22%, अगर 100 रुपये है तो उसमें से 22 रुपये हमको राज्यों को देना पड़ता है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा होता है। ब्याज अदायगी में हमारा 20% चला जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो है उसमें 16% जाता है। इसमें रक्षा और सब्सिडी को भी शामिल नहीं किया गया, 16% इसमें चला जाता है। रक्षा में 8% चला जाता है, और प्रमुख सब्सिडी में 6% चला जाता है। तो रक्षा में 8% या पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। सब्सिडी में 6%, सबसे ज़्यादा करोड़ राज्यों का हिस्सा 22% इसमें जाता है। प्राप्ति देख लेते हैं। तो हमको सब आय, अगर 100 रुपये है तो हमको कहाँ से, अगर 100 रुपये प्राप्त हो रहा है तो हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा उधार एवं अन्य देयताएं से, इसमें से 24% प्राप्त होता है। आय कर से 22% प्राप्त होता है, 14 लाख रुपये। वस्तु एवं सेवा कर से 18%, 12 लाख रुपये, मतलब 12 लाख करोड़ प्राप्त होता है। इससे उसके बाद निगम कर से 17%, 11 लाख करोड़ प्राप्त होता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो हमको प्राप्त होता है उधार एवं अन्य देयताओं, उसके बाद जो कर है उसमें कर में आयकर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जीएसटी है, उसके बाद फिर कॉर्पोरेट टैक्स है। तो और सकल कर राजस्व हमारा कितना है, 42.7 लाख करोड़। तो आयकर से 22%, जीएसटी से 18% और निगम कर से 17% हमको प्राप्त होता है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष के बजट में भी सर्वाधिक व्यय रक्षा मंत्रालय को ही आवंटित किया गया है। तो सबसे ज़्यादा व्यय किसको आवंटित किया गया है, कि सबसे ज़्यादा पैसा किसको दिया है, रक्षा मंत्रालय, उसके बाद सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को दिया है, उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री को दिया गया। कितना दिया गया रक्षा मंत्रालय को, कितना दिया, 6,81,210 करोड़ दिया गया। प्रमुख मद, किस मद में सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया है, वो जो प्रमुख मद हैं उसके विषय में बताया गया है। तो रक्षा में कितना खर्चा किया, 4,91,000, ये मंत्रालय का विवरण है, और ये रक्षा जो क्षेत्र है उसका विवरण है। तो पूरे टोटल मंत्रालय में तो ज़्यादा ही दिया जाएगा। तो रक्षा के क्षेत्र में कितना खर्चा किया, 4,91,732। इसी तरह शिक्षा में 1,28,650 करोड़। ऊर्जा में 81,000 करोड़। स्वास्थ्य में 98,000 करोड़। ग्रामीण विकास में 2,66,000 करोड़। पेंशन में 2,76,000 करोड़। ये आपको याद रखना है।
कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, एक बार में तो किसी को नहीं याद होता। कर प्राप्ति जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पिछले साल में वृद्धि, देखो मतलब कि जो कर प्राप्ति हुई है जीएसटी के प्रतिशत के रूप में, तो प्रत्यक्ष कर पिछले साल से वृद्धि हुई है, मतलब पिछले साल जितना प्राप्त होता था कर से, और जीडीपी के रूप में मतलब कि जीडीपी के परसेंटेज के रूप में उससे इस साल ज़्यादा प्राप्ति हुई है। प्रत्यक्ष कर से हमको 7, अगर टोटल कर प्राप्ति 12% है तो प्रत्यक्ष कर से 7.1% प्राप्त हुआ है और अप्रत्यक्ष कर से 4.9% प्राप्त हुआ है। और पिछले साल की तुलना में इस बार जितने चारों घाटे, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ये चारों घाटे घट रहे हैं, मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सुधर रही है। बजट अनुमान का आवंटन, मतलब कि कौन कौन सी योजनाएं हैं मेनली जिनको बजट का आवंटन मतलब मुख्य रूप से किया गया है। पूछ लेता है कि जैसे मनरेगा को कितना पैसा दिया गया, तो 86,000 करोड़। जल जीवन मिशन को कितना दिया गया, 67,000 करोड़। समग्र शिक्षा के लिए 41,250 करोड़। पीएम किसान के लिए 63,000 करोड़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 2 लाख करोड़ के लगभग दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रमुख सब्सिडी में। कुल सब्सिडी कितनी प्रोवाइड की गई है, 4,26,216 करोड़। इसमें सबसे ज़्यादा किसको सब्सिडी जाती है, खाद्य को। तो खाद्य सब्सिडी कितनी दी गई है, 2,03,420 करोड़। तो 2 लाख के करीब तो खाद्य सब्सिडी हो जाती है। उसके बाद उर्वरक सब्सिडी, फिर ब्याज सब्सिडी, फिर एलपीजी सब्सिडी। तो सबसे ज़्यादा खाद्य सब्सिडी, उसके बाद उर्वरक सब्सिडी 1,67,000 के करीब है। उसको भी पोषक तत्व आधारित है, और एक यूरिया सब्सिडी 2 भाग में बांट के प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह से ब्याज सब्सिडी है वो 27,000 के करीब है। एलपीजी सब्सिडी 1,12,000, वो मतलब कि 12,000 करोड़ के लगभग है। उसके अन्य सब्सिडी होती है, लेकिन मेनली आपको ये याद रखना है कि इनका क्रम क्या होता है खाद्य सब्सिडी का, मतलब कुल सब्सिडी का। तो पहले सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसमें खर्चा की जाती है, खाद्य में, उसके बाद उर्वरक में, फिर ब्याज में, फिर एलपीजी में। IFRBM फ्रेमवर्क, मतलब हमारा जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, उसका जो टारगेट होता है राजकोषीय घाटे को, राष्ट्रीय घाटे में सुधार के लिए, तो 31 मई 2021 तक जीडीपी के 3% तक सीमित करने का था। तो ये बस आपको याद रखना मोटा मोटा बस। आंकड़े हैं कुछ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के, उन्होंने ये बताया है कि जो वास्तविक जीडीपी है और सांकेतिक जीडीपी, इनमें कितनी ग्रोथ इनकी ग्रोथ रेट क्या है। तो वास्तविक जीडीपी की जो 2024-25 में ग्रोथ रेट है वो 6.4% है, और जो सांकेतिक जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 9.7% है। ये आपको याद रखना है। देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो दिसंबर 2024 के अंत तक $640 बिलियन अनुमानित किया गया था, यह देश के लगभग 90% बाह्य ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त है। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अगर हम पे करें तो हमारा जो बाह्य ऋण है उसका 90% के करीब है। इतना हमारे पास भंडार है, मतलब कि हमारे पास भंडार कम है, हम पर ऋण ज़्यादा है, ये कहने का मतलब है। लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। तो मतलब भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक का है, 2047 तक का। देखिए, अगली जो करंट अफेयर है वो क्या है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। तो 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। इससे क्या होगा, अगर ये नया वेतन आयोग का गठन होता है तो केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर इससे लाभान्वित होंगे। ये इसलिए किया जा रहा है, हर जैसे कुछ टाइम पे, जैसे पिछला जो वेतन आयोग था वो 2016 में लागू हुआ था 2026 तक के लिए, तो कुछ टाइम पे जब इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ जाती है तो सरकार वेतन आयोग को रिवाइज करती है और वेतन सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाती है। उसके अनुसार जो वेतन आयोग होते हैं वो अपने भी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इस केंद्रीय जो वेतन आयोग है, इसका जो प्रमुख होता है ये उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, न्यायमूर्ति अशोक कुमार हैं। 1947 से लेकर अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। ठीक है, तो 7वें के कौन अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति अशोक कुमार। अभी इसके अध्यक्ष की बात मतलब कि नहीं पता चली है, जब होगी तो अगली करंट अफेयर में आएगा, वो बता दूंगा मैं। अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI-TTP। तो ये सुविधा 16 जनवरी 2025 को होम मिनिस्टर जो हमारे हैं अमित शाह और सहकारिता मंत्री भी यही हैं, इनके द्वारा 16 जनवरी को अहमदाबाद से इसकी शुरुआत की गई, इसका उद्घाटन किया गया था। ये कार्यक्रम मूल रूप से देखिए जून 2024 में ही दिल्ली एयरपोर्ट से शुरू हो गया था, लेकिन इसको और बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें अब मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद जैसे हवाई अड्डे हैं, इन पे भी शुरू किया गया। मूल रूप से ये क्या कहते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जैसा है कि वीज़ा की सुविधा को और बढ़ाना, जिससे ट्रैफिक आवाजाही की सुविधाएं जो ओवरसीज है, इन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, OCI है, कार्ड होल्डर है, इन लोगों को या बाहर के जो लोग आते हैं जो विदेशी है उनको आने में सुविधा हो सके। इस चीज़ के लिए फास्ट ट्रैक, इसको फास्ट ट्रैक के रूप में प्रोवाइड करने के लिए, इसमें मतलब तेज़ी लाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके 2 चरण में शुरू किया जाएगा। पहले चरण में यह सुविधा जो है OCI जो कार्ड धारक हैं, जो ओवरसीज सिटीजन हमारे हैं इंडिया के, जो बाहर रहते हैं, मतलब कि इनके पूर्वज भारत के हैं लेकिन वो बाहर रहने लगे हैं बहुत दिनों से, भारत के नागरिक नहीं है वो, तो ये सुविधा शुरुआत में भारतीय नागरिकों को भी दी जाएगी और जो OCI कार्ड होल्डर हैं उनको भी दी जाएगी। लेकिन दूसरे चरण में जो विदेशी यात्री हैं उनके लिए भी ये प्रोवाइड की जाएगी। एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा और उसके माध्यम से ये सुविधा दी जाएगी। प्रमुख रूप से शुरुआत में 21 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी। तो ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम, ये कहाँ शुरू किया, अहमदाबाद से।
ये फैक्ट याद किया किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। और ये मतलब कि 2 चरण में शुरू किया गया, पहले चरण में भारतीय नागरिक OCI के लिए, दूसरे चरण में विदेशी यात्रियों के लिए। ठीक है, अब देखिए अगली इन्फॉर्मेशन। अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2025। ये किसके द्वारा शुरू की जाती है, यूएन डेसा जो विभाग है, सामाजिक एवं आर्थिक मामलों का विभाग, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है। यूएन डेसा जो है आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का जो विभाग है संयुक्त राष्ट्र का, उसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये बता रहा कि जो दक्षिण एशिया है वो सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसकी जो ग्रोथ रेट है 5.7% है 2025 में। ये पूरे विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। और फिर इसने विश्व को लिए बताया इसकी विश्व की जो अर्थव्यवस्था 2026 में बढ़ेगी, ये 2.9% के हिसाब से बढ़ेगी। विकसित देशों में और कम बढ़ेगी 1.8 के हिसाब से। USA में 2.1 बढ़ेगी, जापान में 1.2, इस तरह EU में 1.5, चीन में 4.5, दक्षिण एशिया में 6% 2026 में, और भारत में 6.7% बढ़ेगी। इन्होंने ये बताया, बस ग्रोथ रेट को ये बताने के लिए ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है यूएन डेसा के द्वारा। ये विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ये आपको याद रखना कि ये किसके द्वारा प्रकाशित किया, ये सब तो भूल जाइए, ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ये प्रकाशित की जाती है। अगली इन्फॉर्मेशन, सकल घरेलू उत्पाद का प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25। तो 7 जनवरी 2025 को NSO जो हमारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, इसका जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, इसके द्वारा NSO द्वारा ये जो अनुमान जो है प्रकाशित किया गया है। इन्होंने क्या बताया कि 2024-25 में जो हमारी वास्तविक GDP है वो उसका जो ग्रोथ रेट रहेगा 6.4% का इन्होंने अनुमान लगाया। नाम मात्र की जो GDP है इसकी वृद्धि दर कितनी रहेगी, 9.7% रहेगी, और वास्तविक GVA में जो वृद्धि होगी 6.4% की वृद्धि होगी, इन्होंने ये बताया। ये सब चीज़ें आप इकोनॉमी में पढ़िए दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर के जो आंकड़े हैं वो सब दिए जा रहे हैं, और जो आपकी काम मतलब कि एग्जाम में जो पूछे जाएंगे सिर्फ वही दिया जा रहा है। बाकी जो इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो स्टैटिक पोर्शन है, ये सब आप इकोनॉमी में कवर करिए। देखिए स्थिर जो कीमतों पर मतलब कि जो बेस प्राइस पे मतलब कि जो GDP स्थिर कीमतों पे काउंट की जाती है, उसका जो बेस ईयर है 2011-12 है, तो उस पर कीमतों पर, और 2024 में जो वास्तविक GDP है इसका जो मतलब कि स्थिर कीमतों पर जो वास्तविक GDP है वो 2024-25 के लिए 1,184.81 लाख करोड़ अनुमानित की गई है। 2024-25 हेतु चालू कीमतों मतलब कि 2000 अभी की कीमत की बात कर रहा है, चालू कीमतों पर नाम मात्र GDP कितनी है, 9.7% ग्रोथ रेट के साथ 324.11 लाख करोड़ है। तो स्थिर कीमतों पर कम रहेगी क्योंकि इसकी तुलना बेस ईयर से की जाती है। तो बेस ईयर 2011-12 से अगर तुलना करेंगे तो 184.88 लाख करोड़ है, और आज की प्राइस से तुलना करेंगे तो जो नाम मात्र GDP है 9.7% ग्रोथ रेट के साथ 324 लाख करोड़ है। 2024-25 में वास्तविक GVA ये कितना है, 168.91 लाख करोड़ है। नॉमिनल GVA की संरचना मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र का जो GDP में योगदान है वो कितना है, 19.6%। द्वितीय क्षेत्र का कितना है, 25%। तृतीय क्षेत्र का कितना है, 55.3%। ये प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित होता है, ये उद्योग से संबंधित, सेवा से संबंधित, मोटा मोटा आप इतना ही याद रखिए। इन सब में ग्रोथ रेट कितनी है, तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे मतलब कि ग्रोथ रेट कितनी है, 9.3%। द्वितीय क्षेत्र जो है इसमें ग्रोथ रेट कितनी है, 6.9%। तृतीय क्षेत्र जो है इसकी ग्रोथ रेट कितनी है, 10.5%। ये आपको याद रखना है, बस मोटा मोटा याद रखिए, बाकी आंकड़े जैसे एग्जाम आएगा तब तक बदल चुके होंगे। और प्रति व्यक्ति NNI मतलब कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो कितनी है और प्रति व्यक्ति कितनी है वो देखना है। तो पर कैपिटा इनकम 2024-25 में स्थिर कीमतों पर कितना है, 1,12,000, और चालू कीमतों पर कितना है, 2 लाख के करीब है। बस इतना मोटा मोटा आपको याद रखना है। अब SBI जो है, SBI की एक रिसर्च है वो उपभोग व्यय सर्वेक्षण, ये SBI की एक रिसर्च है। तो इसने स्टेट बैंक जो ने बताया कि गरीबी का जो अनुमान किया और बताया कि गरीबी की जो हमारी जो गरीबी है उसमें कमी आई है। तो गरीबी जो 2012 में जो 25.7% थी, ग्रामीण गरीबी की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो ग्रामीण गरीबी 2012 में 25.7% थी, यह 2023 में 7.2 रह गई, और 2024 में ये और घट के 4.86 रह जाएगी। इसमें इन्होंने ये बताया। गरीबी शहरी गरीबी जो 2012 में 13.7% रही, ये 2023 में 4.6 और 2024 में और घट के 4.09 रह गई। 2024 में समग्र गरीबी कितनी है, 4 से 4.5% के बीच में इन्होंने अनुमानित किया। गरीबी रेखा जो 2011-12 के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 है। तो इन्होंने बताया कि 2023-24 के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा 1632 रुपये पर माह और शहरी क्षेत्रों के 1944 रुपये पर माह के लिए इन्होंने बताया कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगली इन्फॉर्मेशन क्या है कि रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। रोमानिया और बुल्गारिया जो है शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। 1 जनवरी 2025 को ये सदस्य बन गए हैं। ये शेंगेन क्षेत्र क्या है दोस्तों, ये बॉर्डर फ्री सिंगल ट्रेवल जोन है जो 25 जो है
EU देश और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है। 4 देशों का यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, जैसे आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो 4 ये हो गए, 25 EU के देश। इन देशों से मिल के ये संजन क्षेत्र बना है और इसमें रोमानिया और बुल्गारिया भी शामिल हो गए हैं। तो इसमें जैसे कुछ देश है जो यूरोपीय संघ के, कुछ और देश है जैसे यूरोपीय जो यूनियन है, इसमें और सारे देश है, जैसे मतलब कि 25 तो ये हो गए, जैसे साइप्रस और आयरलैंड 27 टोटल देश हैं इसमें शायद। तो 27 देश में जो साइप्रस और आयरलैंड है वो शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, 25 ही हैं केवल, और प्लस 4 ठो ये यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देश हैं। तो टोटल ये 29 और 2 31 सदस्य शेंगेन जोन के क्षेत्र के सदस्य बन गए हैं। तो शेंगेन क्षेत्र होता क्या है? शेंगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जिसकी कोई आंतरिक सीमा नहीं है और जहाँ यूरोपीय संघ के नागरिक, गैर नागरिक और आगंतुक सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए शेंगेन क्षेत्र बनाया गया है। 14 जून 1985 को शेंगेन लक्जमबर्ग में स्थित एक छोटा सा गांव था में शेंगेन समझौता जो लागू हुआ था, मतलब कि पारित हुआ था। 19 जून 1990 को हस्ताक्षर करके 1995 से ये लागू हो गया। तो ये है शेंगेन क्षेत्र के बारे में। अब देखिए भारत का विदेशी ऋण। तो 30 दिसंबर को 2024 को वित्त मंत्रालय, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, इसके द्वारा भारत के विदेशी ऋण की जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। तो उसमें ये बताया गया कि जो भारत का टोटल ऋण है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है US डॉलर की है 53% करीब। उसके बाद भारतीय रुपये की है 31.2% के करीब। येन जो जापानी मुद्रा है उसकी जो मतलब कि हिस्सेदारी है वो 6.6% है। SDR जो IMF की मुद्रा है उसकी भागीदारी 5% और यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है उसकी भागीदारी 3% के करीब है। सितंबर 2024 में भारत का जो विदेशी ऋण है वो 711 बिलियन US डॉलर के करीब था। GDP का कम से कम 19.4% हमारा ऋण है विदेशी ऋण। और उसमें दीर्घकालिक जो सबसे ज़्यादा है वो 80% करीब है, तो अल्पकालिक 19% है। तो 80-20 का रेशियो रहता है लगभग दीर्घकालिक और अल्पकालिक में। तो 81% हमारा दीर्घकालिक है और अल्पकालिक कितना है 19%। 578 मिलियन US डॉलर के करीब दीर्घकालिक है, 133 मिलियन US डॉलर करीब अल्पकालिक है। ठीक है, आप देखिए अगली इन्फॉर्मेशन। वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा में भारत की भूमिका। ये वाणिज्य एवं उद्योग मिनिस्ट्री द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें ये बताया गया है कि कीमत एवं अर्ध कीमती पत्थर में भारत की रैंकिंग पहली है। पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिज से प्राप्त तेल में भारत की रैंकिंग दूसरी है। केन और बीट शुगर में भारत की रैंकिंग दूसरी है। कीटनाशक एवं कृंतकनाशक में भारत की रैंक तीसरी है। ये हमने देख लिया। देख लेते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य। तो वैज्ञानिक परिदृश्य के अंतर्गत घटना चक्र मैगजीन में रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, पर्यावरण, इन सबसे जो अद्यतन मतलब कि घटना मतलब क्रम होते हैं उनके विषय में दिया गया है। तो इसी में पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो क्या है? भागवास्त्र ड्रोन रक्षा प्रणाली। इसके विषय में पहली हमारी करंट अफेयर है भागवास्त्र ड्रोन रक्षा प्रणाली। देखें, ड्रोन पहले एक कॉन्सेप्ट है ड्रोन स्वार्म। ड्रोन स्वार्म ये क्या है? एक मतलब कि एक तरीके की आधुनिक तकनीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ड्रोन होते हैं। ड्रोन का मतलब छोटे जो मतलब कि जैसे हवा में उड़ते रहते हैं, उनकी सहायता से हम किसी एक कैमरे को या किसी छोटी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं या उसमें कुछ लगा के यूज करते हैं। तो जैसे युद्ध हुआ तो उसमें ड्रोन का यूज होता था बहुत सारा, कि ड्रोन से मिसाइल भेजी जाती थी। इस तरीके से जो ड्रोन स्वर्म होता है, ये कई मतलब बहुत सारे जब ड्रोन होते हैं ना तो उनको ड्रोन स्वर्म की मतलब कि संज्ञा दी जाती है जब बहुत सारे ड्रोन एक साथ होते हैं। तो जैसे अभी अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध है, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो बहुत सारे ड्रोन का यूज होता था। तो ड्रोन के माध्यम से जब ये युद्ध होने लगे तो अब इनको रोकने के लिए की जो टेक्नोलॉजी है उसकी उपयोगिता बढ़ गई। और इसी तरीके से अनमैन्ड जो व्हीकल होते हैं, अनमैन्ड ड्रोन होते हैं, जो UAV होते हैं, मतलब कि मानव रहित जो हवाई यान होते हैं, उनका बहुत सारा जब यूज होने लगता है तो ड्रोन का जो समूह बनता है उसी को ड्रोन स्वार्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए भारत ने भी डेवलप किया है भागवास्त्र। ये एक ड्रोन रक्षा प्रणाली है कि अगर ड्रोन से हमारे ऊपर किसी तरीके का हमला होता है तो हम उसको रोक सकें, या हम ड्रोन की सहायता से कहीं पे हमला कर भी सकते हैं। उस तरीके की एक प्रणाली है, तो इसको भागवास्त्र बोलते हैं। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जनवरी 2025 में सोलर ग्रुप है एक, उसका मतलब सोलर ग्रुप है कि एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ये है सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सोलर ग्रुप है इसकी एक सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो भागवास्त्र जो नाम दिया गया है इस रक्षा प्रणाली का, ड्रोन रक्षा प्रणाली का, इसका जो मूल है ये महाभारत में जो वर्णित विनाशकारी दिव्यास्त्र है उससे लिया गया है। कर्ण द्वारा अर्जुन के ऊपर प्रयोग किया गया था। कर्ण ने इसको परशुराम से प्राप्त किया था। तो ये मतलब ध्यान में रखिए कि भागवास्त्र क्या है? एक ड्रोन रक्षा प्रणाली है। इसका परीक्षण स्थल कहाँ से था? ये उड़ीसा से गोपालपुर सीवर फायरिंग रेंज है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ये 6 किलोमीटर से अधिक दूरी के दुश्मन के छोटे ड्रोन को टारगेट करने में सक्षम है, उनको मार गिराने में सक्षम है। 10 किलोमीटर की दूरी तक के रडार या अनमैन्ड जो एरियल व्हीकल होते हैं उनका
पता लगा सकती है। 64 से अधिक माइक्रो मिसाइल से ये लैस है कि अगर ड्रोन कुछ आता है तो उसको मार गिराएगी, इस रेंज में आता है। तो इसको कहीं से भी रेगिस्तान पे भी काम करता है, पहाड़ सब जगह काम करता है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा डिफेंस जो मैकेनिज्म है वो मजबूत होगा। एक मतलब कि ये अगर जो डिफेंस जो अगर हमारा जो शत्रु देश है वो किसी तरीके से अगर हम पे हमला करता है तो उसके लिए किफ़ायती और प्रभावी विकल्प प्रदान करता है ये। तो यही सब चीज़ें हैं भगवास्त्र के बारे में। अब दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। दूसरी न्यूज़ है हमारी जो करंट अफेयर है वो है PSLV C60 के द्वारा जो स्पेडेक्स मिशन जो लॉन्च किया गया है उसके विषय में है। तो स्पेडेक्स मिशन इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म से ही आधी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका जो पूरा नाम है दोस्तों, इसका नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो डॉकिंग की बात कर रहा है। देखिए नासा ने मतलब दो चीज़ों में डिफरेंस बताया है, जब अमेरिका की एजेंसी है। एक डॉकिंग होता है, एक बर्थिंग होता है। तो डॉकिंग का मतलब होता है कि अगर अंतरिक्ष में किसी दो चीज़ को जोड़ रहे हैं, दो अंतरिक्षयान हैं, अगर उनको जोड़ रहे हैं और अगर किसी की सहायता नहीं ले रहे हैं, बाहरी किसी चीज़ की सहायता नहीं ले रहे हैं, तो उसको डॉकिंग बोलते हैं। तो बाहरी सहायता नहीं लेना जोड़ने के लिए उसको हम डॉकिंग बोलते हैं। और अगर बर्थिंग किसे बोलते हैं, अगर जोड़ने के लिए अंतरिक्षयान को रोबोटिक आर्म या बाहरी कोई सहायता का यूज करते हैं तो उसको हम बर्थिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे समझिए कि बिना बाहरी सहायता के जोड़ा गया, तो इसको स्पेडेक्स मिशन या स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए नाम दिया गया। अब ये होता क्यों है, किस लिए किया जाता है कि स्पेस में अगर हमको कार्गो का सप्लाई करनी है, कार्गो की सप्लाई करती है, कुछ सामान भेजना है, तो अंतरिक्षयान हमारा जैसे वहाँ पे है, अब यहाँ से कुछ भेजना है तो यहाँ से हम उसको ले जाके वहाँ पे डॉक कर देंगे। क्रू का ट्रांसफ़र करना है, ये सब चीज़ों के लिए डॉकिंग बर्थिंग का यूज किया जाता है। ठीक है। तो अब 30 दिसंबर को इस 2024 को इसका प्रक्षेपण डॉकिंग का मतलब कि इस स्पेडेक्स मिशन का किया गया। 2024 का ये अंतिम मिशन था, 30 दिसंबर को किया गया तो अंतिम ही होगा। स्वदेशी प्रौद्योगिकी का इसमें यूज किया गया। तो इसमें जो यूज हुआ वो स्वदेशी प्रौद्योगिकी का, जिसका नाम क्या है, भारतीय डॉकिंग सिस्टम इसका नाम है। और ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन मिशन था। इसका जो उद्देश्य था कि अंतरिक्ष में डॉकिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसका प्रदर्शन करना। तो एक तरीके का ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था। इसके माध्यम से किया क्या गया, इसके माध्यम से दो उपग्रहों को भेजा गया। दो आइडेंटिकल उपग्रह जो भेजे गए वो दोनों का वजन 200 kg था और इनको 470 किलोमीटर की ऊंचाई मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया। इन दोनों का नाम क्या था, एक का SDX-01, एक का SDX-2। पहले का नाम चेंज है, दूसरे का नाम था टारगेट। ये दोनों को भेजा गया। अब ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद दोनों आपस में संबद्ध होकर सिंगल यूनिट के रूप में काम करेंगे। और जब इनमें सिंगल यूनिट के रूप में काम करने लगेंगे तब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक का प्रवाह किया जाएगा और इनसे काम लिया जाएगा। ठीक है। अब इसको डेवलप किसने किया, तो इसको डेवलप किया इसरो की संस्था है URSC, UR राव उपग्रह केंद्र जो बेंगलुरु में है, वहाँ पे उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। इसमें बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उनकी सहायता भी ली गई, जैसे VSSC जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतरिक्ष केंद्र है, उसकी सहायता ली गई। और भी LPSC है, SAC है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, ISU है, LEOS है, इन सब की सहायता ली गई। आपसे ये नहीं पूछेगा इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। भारत चौथा देश है इस तरह करने वाला, भारत चौथा देश है। पहले USA, रशिया, चाइना इसके पास ये टेक्नोलॉजी थी, अब इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी हो गई है। इसका जो फ़ायदा होगा कि अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का विकास होगा। हमारा जो चंद्रयान मिशन है, गगनयान मिशन है, इस तरह के जो भी मिशन है इनको हमको इनमें मतलब कि हेल्प कर पाएंगे। और बाद में अगर मानव अंतरिक्ष उड़ान होती है तो उसमें भी हम इसको लेके डॉकिंग के माध्यम से फिर से दोबारा, जैसे अगर एक अंतरिक्षयान भेज दिया गया है तो उसमें कुछ और सामग्री ले जाके भेज दिया जाएगा, या क्यू कार्ड ट्रांसफर करना हो तो वहाँ पे कर दिया जाएगा। अब इसको भेजा किससे गया, तो PSLV के माध्यम से। PSLV का जो मतलब कि है, PSLV जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसके द्वारा उसका जो फोर्थ स्टेज जो होती है उसका यूज करके इसको भेजा गया। पहले क्या होता था कि जो जाते जाते ये चारों जो स्टेज थे, जब पहुँचते पहुँचते ये पहले निकलता था, फिर ये निकलता था, फिर ये निकलता था, फिर उपग्रह को छोड़ के ये वाला भी नष्ट हो जाता था, या तो फिर अंतरिक्ष कचरा बन जाता था, चौथा स्टेज। तो POM जो 4 का यूज़ किया गया है इसमें, तो इसमें जो चौथा जो ये व्हीकल है तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा तो गिर गए, लेकिन इसका जो चौथा स्टेज है इसने उपग्रह को वहाँ पहुँचाया। उसके बाद ये बेकार नहीं हुआ, इसको एक्टिव रहने दिया और इसका भी यूज़ किया गया, इसलिए इसको POM 4 बोलते हैं कि 4 स्टेज का भी यूज़ किया गया। इसके माध्यम से देखिए, इसके माध्यम से कुल 24 पेलोड अंतरिक्ष में भेजे गए। 14 इसरो के और 10 गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनके पेलोड को भेजा गया। ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पेलोड थे उनके विषय में देख रहे। इसरो का एक था RRMTD रीलोकेटेड रोबोटिक मैनिपुलेटर, ये था। तो ये एक वॉकिंग रोबोटिक आर्म है, इसको भेजा गया है। यह भारत का पहला स्पेस रोबोटिक मैनिपुलेटर है, इसको IISU के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा है क्रॉप। ये क्रॉप जो है ये किसका था, क्रॉप, एक मिनट, क्रॉप ये भी इसरो का ही पिलोट मतलब कि
पेलोड था। तो ये कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़, ये पौधे को उगाने और उनके सतत विकास के लिए ये भेजा गया है। इसका चुनाव लोबिया, जिसको कॉपिया वैज्ञानिक नाम है, कॉपिया भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है विग्ना अनग्यूक्यूलाटा। तो इसका मतलब इसको भेजा गया, मतलब कि उगाने के लिए ये क्रॉप मिशन को, क्रॉप मॉड्यूल को भेजा गया है। इसका कम अंकुरण समय है इसका, तो ये भेज के वहाँ पे देखा गया कि इसका उगा सकते कि नहीं उगा सकते, ये सब चीज़ देखा गया। और एक निजी में क्या कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक टेक मी टू स्पेस द्वारा लॉन्च MOITD, तो माई ऑर्बिट और माई ऑर्बिटल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, तो ये भेजा गया। ये अब अंतरिक्ष में भारत की प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला है। तो ये हमने देख लिया 2 न्यूज़। अब तीसरी न्यूज़ पे आते हैं। अगली करंट अफेयर है, सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ये पृथ्वी से 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। जो ये लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए प्रत्येक 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरा कर देता है। ये कौन है? ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। ये मतलब पृथ्वी से 420 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 90 मिनट में पृथ्वी की पूरी परिक्रमा पूरी कर देता है। और ये स्थापित कहाँ है? LEO मतलब लो अर्थ ऑर्बिट 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसमें योगदान कौन कौन से देशों का है? USA का है, कनाडा का है, रशिया का है, यूरोप का है, जापान का है। इन सब देशों का योगदान है। तो अब हुआ क्या कि 17 सितंबर 2024 को चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो इन्होंने, इनका जो चीन का मिशन है, एक मिशन झेनझोउ 19 मिशन है। इसके माध्यम से केई जुए और सोंग लिंगडो, ये 2 अंतरिक्ष यात्री है, इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है 9 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक करने का। इसके पहले ये तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है जो चाइना का है। चाइना ने अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन बना रखा है जिसको तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन कहते हैं। ये जो अंतरिक्ष स्टेशन है, इससे बाहर जाके केई जुए और सोंग लिंगडोन ने 9 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक किया। इससे पहले USA के सुसुन हेल्स और जिम वास 2011 में ये गए थे, इन्होंने 8 मिनट 56 सेकंड का स्पेस वॉक किया था। तो अब रिकॉर्ड चाइना के नाम पे ये हो गया है। ठीक है, अब अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन है भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण। यहाँ वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन नहीं है, टेक्सोनॉमी है। मतलब कि स्टील की एक टेक्सोनॉमी, एक मतलब कि क्लासिफिकेशन कह लो, या मतलब कि जैसे नामावली नहीं होती है, उस तरीके का तैयार किया कि ये हरित इस्पात की कैटेगरी में आएगा, ये इसकी कैटेगरी में आएगा। जो एक मतलब पूरा का पूरा किताब तैयार की, ऐसा समझ लो कि कैटेगरी वाइज किया है कि हरित स्टील में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये इस तरह का करने वाला भारत पहला देश बन गया है। ठीक है, देखिए, तो जो स्टील का उत्पादन होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन करता है। तो स्टील का उत्पादन कैसे किया जाता है? एक बड़ी ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से कोकिंग कोल और आयरन जो ओर होते हैं, लौ अयस्क होते हैं, इसको स्मेल्टिंग जो प्रगलन प्रक्रिया है, उनके माध्यम से स्टील का उत्पादन किया जाता है। और इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा कार्बन का इमिशन होता है। जो वर्ल्ड स्टील जो एसोसिएशन वो बता रहा कि 2022 में अगर मतलब कि प्रति टन, 1 टन अगर स्टील का उत्पादन किया गया तो 1 टन में 1.91 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था। ये बता रहा स्टील मतलब वर्ल्ड स्टील और एसोसिएशन। और ये बता रहा है कि जो समग्र इस्पात उद्योग जो है, वैश्विक CO2 उत्सर्जन का लगभग 7 से 9% के लिए उत्तरदायी है कि इतना ज़्यादा ये कार्बन इमिशन करता है। तो इसी को देखते हुए 12 दिसंबर 2024 को जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं HD कुमारस्वामी, इन्होंने हरित इस्पात, जो भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण का मतलब कि इसको जारी किया, अनावरण किया। वैश्विक स्तर पर हरित इस्पात की कोई आमतौर पर स्वीकृत परिभाषा नहीं है, लेकिन भारत ऐसा पहला देश है जो इसको मतलब कि जारी किया है, वर्गीकरण की परिभाषा जारी की है। इसने ये बताया, भारत ने ये बताया, इसको ग्रीननेस प्रतिशत के रूप संदर्भ में परिभाषित किया। इसने ये बताया कि अगर 1 टन जो इस्पात है, अगर 1 टन इस्पात को हम बना रहे हैं, प्रति टन इस्पात 2.2 टन CO2, इसका ये मतलब है कि हरित इस्पात को के ग्रीननेस प्रतिशत के संदर्भ में परिभाषित किया जाएगा, जो कि 2.2 टन CO2 प्रति टन तैयार इस्पात से कम तीव्रता वाले समकक्ष उत्सर्जन के साथ इस्पात संयंत्र में उत्पादित होता है। इसका मतलब ये कि 1 टन अगर स्टील उत्पादन कर रहे हैं तो 2.2 टन CO2 को से ज़्यादा का उत्सर्जन ना हो तो वो ग्रीन स्टील के अंतर्गत आएगा। भारत का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो इमिशन इंटेंसिटी, मतलब 2040 तक नेट जीरो इमिशन करना है, भारत का टारगेट है। तो इसी को देखते हुए भारत का पहला हरित इस्पात वर्गीकरण जारी किया गया है। अब स्टील के बारे में जान लेते हैं कि स्टील होता क्या है। स्टील जो है इस्पात लोहा एवं कार्बन की मिश्र धातु है, जिसमें 2% से कम कार्बन, 1% से कम मैंगनीज और अल्प मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। स्टेनलेस स्टील इस्पात एक
स्टेनलेस स्टील इस्पात की एक मिश्र धातु है जिसमें द्रव्यमान के आधार पर क्रोमियम की कम से कम 10%, 10.5% मात्रा होती है। मतलब स्टेनलेस स्टील क्या होता है, जिसमें कार्बन भी हो, लोहा भी हो और क्रोमियम भी मिलाया जाए, उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। प्रमुख इस्पात उत्पादक देश कौन है? चाइना, उसके बाद भारत, फिर जापान। सबसे ज़्यादा चाइना 1019 मिलियन टन और उसके बाद मीट्रिक टन, और उसके बाद भारत 140 मीट्रिक टन का मिलियन टन का उत्पादन करता है। ठीक है, अगली न्यूज़ है धरणी मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डाटाबेस। तो आईटी जो धरणी है क्या? तो धरणी मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डाटाबेस है। ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? आईआईटी मद्रास द्वारा। तो जो मानव भ्रूण मस्तिष्क है, मतलब कोई भ्रूण है और उसके जो मस्तिष्क है उसका डिजिटल डाटाबेस कि क्या क्या है जो मतलब कि उसके मस्तिष्क में हर चीज़ का डाटाबेस, मतलब कि सारी चीज़ों का एक डाटाबेस तैयार किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा, उसको धरणी नाम दिया गया। तो आईआईटी मद्रास भ्रूण के मस्तिष्क की सर्वाधिक विस्तृत और उच्च वेदन क्षमता वाली 3D छवियां जारी करने वाला विश्व का पहला शोध संगठन बन गया है। और इसने इसको ओपन सोर्स पोर्टल के रूप में कर दिया है कि विश्व के जो वैज्ञानिक है अगर उस पर शोध करना चाहे, उसको देख के कुछ और सीखना चाहे तो कर सकते हैं। ओपन है, इसको किसी तरह से छुपाया नहीं गया। विश्व स्तर पहली बार 5132 मस्तिष्क खंडों का डिजिटल रूप से कैप्चर किया गया। 3D छवियों के इस संग्रह को धरणी नाम दिया गया है। ये तो देख लिया आपने। ठीक है, अगली इन्फॉर्मेशन है आईएनएस तुसील भारतीय नौसेना में शामिल। आईएनएस तुसील जो है इसका अर्थ है रक्षा कवच। तो एक ये डिफेंसिव आर्म है, ये एक तरीके का फ्रिगेट है। देखिए दो होते हैं, एक जैसे डिफेंसिव आर्म होता है, डिफेंसिव आर्म होता है, एक ऑफेंसिव आर्म होता है। ऑफेंसिव मतलब आक्रामक, डिफेंसिव मतलब रक्षात्मक। तो जो बड़े वो होते हैं विध्वंसक पोत होते हैं, वो तो मतलब कि उनमें बहुत सारी मिसाइलों को, सब चीज़ को, गोला बारूद को रखा जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है ऑफेंसिव। और ये छोटे होते हैं, इसमें कम मिसाइलें, कम गोला बारूद ये सब रखा जाता है, इसलिए इसको फ्रिगेट बोला जाता है। तो फ्रिगेट एक तरीके का डिफेंसिव आर्म है। ये रूस की सहायता से बनाया गया, रूस से हमने खरीदा है। आदर्श वाक्य क्या है इसका? निर्भय, अभेद और बलशील। 125 मीटर लंबा, वजन इसका 2900 टन है, 30 नाट की गति है, अत्याधुनिक हथियारों से ये लैस है। प्रोजेक्ट 1135.6 जो है ये रूस की सहायता से चल रहा है, उसके तहत ये फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। फ्रिगेट बनाने के लिए क्रीवाय श्रेणी के ये हैं, क्रीवाय थर्ड श्रेणी के 1 से 8 तक जो फ्रिगेट हैं ये वहाँ बनेंगे, बहुत सारे नाम हैं इनके। तो तुसील, ये सब कई तरीके के नाम हैं इनके। तो 1 से 8 तक जो है रूस में बनेंगे और 9वां 10वां गोवा में बनेगा। ये भारत और रसिया के बीच में करार हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगली इन्फॉर्मेशन PSLV C59 प्रोबा 3 मिशन। तो देखिए पहले कोरोना के विषय में जान लीजिए। तो कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा है, बावजूद इसके ये सूर्य की सतह से सैकड़ों गुना ज़्यादा गर्म होता है। ये दिखता नहीं क्योंकि ये सूर्य की जो सतह की चमकदार रोशनी के पीछे चला जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम पे ये दिखता है। तो इसी के अध्ययन के लिए ये प्रोबा 3 मिशन भेजा गया है। जो कोरोनोग्राफ क्या होता है? कोरोनोग्राफ मतलब जो कोरोना से संबंधित अध्ययन करें उसको कोरोनोग्राफ बोलते हैं। तो इसी के अध्ययन के लिए ये मिशन प्रोब मिशन भेजा गया। तो 5 दिसंबर को इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। देखिए लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, इसरो से, भारत से ही क्यों लॉन्च किया गया? और यह मिशन ESA का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, लेकिन भारत से लॉन्च किया गया। तो भारत से क्यों लॉन्च किया? क्योंकि 550 kg का था। और जो बड़े लॉन्च व्हीकल हैं जैसे एरियन 6 हो गया या और रसिया का लॉन्च व्हीकल है, ये सब बहुत महंगे हैं और इसके लिए बड़े रॉकेट की ज़रूरत थी, इसलिए ये भारत से लॉन्च किया गया क्योंकि सस्ते में काम हो जाता है इनका। और भारत के पास ऐसा रॉकेट है भी PSLV, जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित किया गया। PSLV की 61वीं उड़ान थी, PSLV XL की 26वीं ये उड़ान थी। ठीक है, तो प्रोबा श्रृंखला के मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोबा का फुल फॉर्म जो होता है प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी। ठीक है, ये किसका मिशन है? ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की इन ऑर्बिट डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन है। ऑर्बिट में का मतलब प्रदर्शन करना टेक्नोलॉजी का, उसका मिशन है। और ये किसका अध्ययन करने के लिए? कोरोना का अध्ययन करने के लिए है। ठीक है, तो इसको जो ESA के, जो EU के, यूरोपीय एजेंसी के 13 देश और प्लस कनाडा के द्वारा ये मिशन भेजा गया। तो ये इसकी शुरुआत जो प्रोबा फर्स्ट है इसको 2001 में भेजा गया था। ये एक तरीके का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, वो मिशन था अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना। वर्ष 2009 में प्रोबा सेकंड भेजा गया, इसका उद्देश्य था सूर्य का अवलोकन करना। वर्ष 2013 में प्रोबा 5 भेजा गया। वर्ष 2013 में प्रोबा 5 भेजा गया। तो इसका जो उद्देश्य था बस प्रोबा 5 का कि प्रत्येक 2 दिन में पूरे ग्रह पर भूमि आवरण और वनस्पति वृद्धि का मानचित्रण करना। ये प्रोबा 5 का मतलब कि जो 2013 में भेजा गया उसका उद्देश्य था। अब भेजा गया प्रोबा 3। प्रोबा 3 ये है कि ये पहले प्रोबा 2 था तो सूर्य के लिए था, तो प्रोबा 3 भी उसका जो नाम दिया प्रोबा 3 ये भी सूर्य के लिए होगा। तो ये विश्व का पहला प्रिसीजन फॉर्मेलिटी फ्लाइंग मिशन है। ये किसके लिए है? इसके माध्यम से 2 अंतरिक्ष यान भेजे गए। एक है CSS जिसको क्रोमोग्राफ स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं। ये एक तरीके का वैज्ञानिक दूरबीन है। ठीक है, 2 जो भेजे गए 2 अंतरिक्ष शामिल है इसमें। तो CSS बोलते हैं, इसको क्रोनोग्राफ स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं। ये एक तरीके की दूरबीन है, वैज्ञानिक दूरबीन है। और दूसरा है OSC, तो ये अक्यूलेटर स्पेस क्राफ्ट है। 1.5 मीटर का एक डिस्क लगा है इसमें। अब ये दोनों मिलके जाके कोरोना का अध्ययन करेंगे
और इसमें 150 मीटर लंबे सौर कोरोनाग्राफ का निर्माण करेंगे, मतलब दूरबीन टाइप का होगा जो उसका अध्ययन करेगा। इसका नाम क्या है? एसपीसिस, मतलब कि एसपीसिस, ASPIICS, इसका ये नाम। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रोब मिशन है ये सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए भारत से भेजा गया, लेकिन ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। इसमें 2 स्पेस मतलब अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं। ठीक है, अगली इन्फॉर्मेशन है भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य, 57 बाघ अभ्यारण्य। तो ये जो बाघ अभ्यारण्य जो स्थापित किए जाते हैं WPA, मतलब कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है, उसमें 2006 में संशोधन किया गया और उसकी धारा 38 में 38 के माध्यम से NTCA जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसको अधिकार दिए गए टाइगर के संरक्षण के लिए। उसी के माध्यम से बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो टोटल जो संरक्षित क्षेत्र है भारत में वो 1022 है। अभी 2014 में 745 है, लेकिन अभी 1022 है टोटल। ठीक है, तो बाघ का आकलन 2022 में ये किया गया कि टोटल बाघ जो है 3682 है। मैक्सिमम बाघ जो है मध्य प्रदेश में है, 7786 बाघ MP में पाए जाते हैं। तो 2 दिसंबर 2024 को घोषणा की गई कि MP का जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, इसको 57वां, भारत का 57वां और MP का 8वां है, क्योंकि भारत का 57 नंबर का टाइगर रिजर्व है, इसकी घोषणा की गई। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इसमें डिस्ट्रिक्ट आता है रायसेन, सीहोर और भोपाल। ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रायसेन, सीहोर और भोपाल। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में MP का रातापानी टाइगर रिजर्व है। 1271 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला है। MP में अन्य बाघ रिजर्व बाघ अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? कान्हा है, सतपुड़ा है, संजय दुबरी है, पेंच है, माधवगढ़ है, पन्ना है, वीरांगिनी दुर्गावती है, रातापानी है। ये 2024 में अभी घोषित किया गया। और ये वीरांगिनी जो दुर्गावती है ये सबसे बड़ा है MP का। तो MP में टोटल 8 है और भारत का ये 57वां है। क्या नाम है इसका? MP का रातापानी। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई ये वैज्ञानिक परिदृश्य। जो अब संक्षिप्तियाँ दी गई हैं उनको देख लेते हैं। तो उसमें पहला सबसे है कि चर्चित व्यक्ति कौन कौन से रहे जो इम्पोर्टेंट रहे हाल के दौरान। तो पहले हैं फ्रेंकी रेमरू अडिका जिंडेंग। ये कौन है? ये मिजोरम में जन्मे एक बच्चा है जो 1 जनवरी 2025 से 2029 के बीच में जन्म हुआ है। तो सबसे पहला बच्चा है ये जो 1 जनवरी 2025 से मतलब कि वो पैदा हुआ। तो इसलिए ये फेमस है क्योंकि इस दौरान जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जनरेशन बीटा बच्चे के रूप में मान्यता दी जाती है। तो पहला बच्चा कौन पैदा हुआ? फ्रेंकी रेमरो अडिंगा जिडेंग। तो ये भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा है जो पैदा हुआ। तो ये कहाँ का है? मिजोरम का। ठीक है, दूसरा कौन इंपॉर्टेंट है? अभिलाष रावत। ये कौन है? भारतीय तेल वाहक पोत के कैप्टन हैं जो लाल सागर में बचाव अभियान के दौरान साहसिक कार्य इन्होंने किया था। तो इसकी वजह से 2024 में इनको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरा है वी नारायणन। ये कौन है? ये इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने S सोमनाथ जो इसरो के पुराने अध्यक्ष थे उनका स्थान लिया है। आरिफ मोहम्मद खान, ये बिहार के नए राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। पहले ये केरल के राज्यपाल थे और उस केरल के राज्यपाल थे, बिहार के बने। और ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये बिहार के राज्यपाल थे, इनको अब केरल का राज्यपाल बना दिया गया है। अगले हैं न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। ये SC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। अब इनको NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने अरुण कुमार मिश्रा का स्थान लिया। संजय मल्होत्रा, ये RBI के 26वें गवर्नर हैं, देश के पुराने राजस्व सचिव हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो 26वें गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनके विषय में जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1991 से 1996 तक भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। 1982 से 1985 तक ये RBI के गवर्नर रहे। वित्त मंत्रालय के सचिव रहे, UGC के अध्यक्ष भी रहे। और 1987 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। पद्म श्री, पद्म भूषण सब इनको मिला हुआ है। तो ये भारत के मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनके विषय में जानकारी हुई। अगले हैं तुलसी गौड़ा, ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। आपसे पूछा जा सकता है इनका नाम देके कि ये कौन है, तो ये पर्यावरणविद थे। जाकिर हुसैन, इनका भी निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, USA में इनका निधन हो गया। प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा के ये पुत्र थे। 4 ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता था। 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला था। बस केवल हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है और ये याद रखना, क्योंकि UP PCS में अब क्या हो रहा कि वो क्रोनोलॉजी से सवाल पूछने लगे कि पहले कौन मरा था, अभी लेटेस्ट कौन मरा, और इस तरीके के सवाल पूछने लगे। तो आप जब इसको पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि यार फरवरी की मैगजीन में मैंने जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ा था, मनमोहन सिंह के बारे में पढ़ाया था, अभी लेटेस्ट मैं इसके विषय में पढ़ा था। तो ऐसे आपको याद रखें कि पुराना नया, इस तरह करके आप सवाल को हल कर पाएंगे। काम्या कार्तिकेयन, ये मुंबई की नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा है और ये 7 महाद्वीप में प्रत्येक की जो सबसे ऊंची चोटी है उनमें चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ये कौन? 17 वर्ष की है। प्रबोवो सुबियांते, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये चौथे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। और ये कौन सा गणतंत्र दिवस था? 76वां। तो 26 जनवरी 2025 को ये भारत के मुख्य अतिथि बने गणतंत्र दिवस के। अगला कौन है? इना
कैनाबारो लुकास। कैनाबारो लुकास ये कौन है? ये ब्राज़ील की नन है। ये विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला बनी है, विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी है। महिला तो है, व्यक्ति भी है, मतलब कि पुरुषों में भी ये सबसे उम्रदराज हो गई हैं। इनकी उम्र कितनी है? 116 वर्ष और 200 दिन से अधिक जी हैं ये। मसातो कांडा ये एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके 11वें अध्यक्ष बन गए हैं। जिमी कार्टर कौन है? ये यूएसए के पहले, मतलब कि यूएसए के पुराने राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया है। ये जो जिमी कार्टर अमेरिका राष्ट्रपति थे, ये अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति हैं। पूरे 100 साल शायद जिए थे। 1977 से 1981 तक ये 39वें मतलब कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। 2002 में इनको शांति का नोबेल मिला। इजराइल और मिस्र के बीच में इन्होंने शांति समझौता जो कराया था। भारत की यात्रा भी की। 3rd राष्ट्रपति ऐसे थे जिन्होंने भारत की मतलब की यात्रा की थी। बुक इन्होंने एक ऑडियो बुक लिखी अपनी, लास्ट संडेज इन प्लेन्स ए सेंटेनियल सेलिब्रेशन, और इसके लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय स्थल रहे हैं उनके विषय में भी हम देख लेते हैं। पहला रहा है वाद थराव, ये गुजरात का 34वां डिस्ट्रिक्ट है। बनासकांठा से अलग करके इसको बनाया गया है। गुरुग्राम, ब्लिंकिट कंपनी जो है, इन्होंने एम्बुलेंस इन 10 मिनट्स की सेवा गुड़गांव में लागू की। तो कौन सी कंपनी? ब्लिंकिट। कन्याकुमारी क्यों फेमस हुआ? तो तमिलनाडु का ये स्थान जो कन्याकुमारी है, यहाँ पे समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल, मतलब ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हुआ। 133 फुट का है, 77 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो ये कन्याकुमारी में भारत का पहला कांच का पुल बना। चेन्नई, ये किस लिए फेमस हुआ? भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। नीलकमल नौका यहाँ डूब गई थी मुंबई में, तो उसके विषय में बताया गया कि ये मुंबई में क्यों फेमस हुआ, क्योंकि नीलकमल नौका यहाँ डूब गई थी, 13 लोगों की मृत्यु हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? भोपाल में मनाया गया। ठीक है, महाकुंभ मेला क्षेत्र, तो यूपी में अभी 75 जिले थे। अब जो महाकुंभ मेला क्षेत्र है इसको 76वां जिला घोषित किया गया था, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि मैनेज हो पाए ठीक से, इसके लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 76वां डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था। तो महाकुंभ मेला जनपद में कौन कौन सा क्षेत्र आ गया था? तो इसमें तहसील सदर, सोराव, फूलपुर और कचना, इस सब क्षेत्रों को शामिल किया गया था। उसको एक जिला घोषित किया गया, बाद में इसको सब डिजोल्व कर दिया गया। लेह, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? लेह में। घुड़मारास, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ का एक गांव है। ये यूएन पर्यटन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में उन्नयन कार्यक्रम के लिए ये चयनित किया गया। फुलिया, पश्चिम बंगाल का एक गांव है। यहाँ पे भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का नया परिसर खोला गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्थल कौन से जो फेमस हुए हैं? स्विट्जरलैंड में। इस देश में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो स्विट्जरलैंड है। अगला है युगांडा। इस देश में डिंगा वायरस फैला है। तो डिंगा वायरस कहाँ फैला है? युगांडा में। स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ दोहरा कराधान समझौता था, जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट था। इसके तहत जो MFN, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया था, उसको निलंबित कर दिया गया है। तो किसके साथ? स्विट्जरलैंड के साथ। दुबई, दुनिया का सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ बनाई गई है? ये मतलब मिली है वो दुबई में। सोने की बार बनाई गई है, सोने की खान नहीं, सोने की बार, मतलब जैसे मतलब कि बियर बार इस तरह का है, तो ये मतलब बार बनाई गई है। तो ये कहाँ बनाई गई है? ये दुबई में बनाई गई है। रवांडा, मार्कबर्ग वायरस जो रोग है MVD के प्रकोप के आधिकारिक तौर पर समाप्ति की घोषणा की गई। रवांडा में MVD जो वायरस था, इसके समाप्ति की घोषणा कर दी गई है WHO द्वारा। क्यों? क्योंकि 42 दिन तक कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ, तो रवांडा में इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई। अब देखिए अगली इन्फॉर्मेशन क्या है? अंटार्कटिका के बारे में। चीन ने यहाँ अपना पहला बाहरी वायुमंडलीय निगरानी केंद्र प्रारंभ किया। तो पहला बाहरी वायुमंडलीय केंद्र यहाँ पे निगरानी केंद्र किसने प्रारंभ किया? चीन ने। इसका नाम क्या रखा गया? झेंगशान राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन। दक्षिण अफ्रीका अभी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ खाद्य जनित बीमारियाँ को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है। गैबॉन में संवैधानिक जनमत संग्रह कराया गया। यहाँ पे PM पद की समाप्ति कर दी गई और राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन ये भी कहा गया कि परिवार का कोई सदस्य इसका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। अब पुरस्कार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पद्म पुरस्कार। तो इसमें पद्म पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार आते हैं? जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब पुरस्कार आते हैं। तो टोटल इस बार 2025 में 7 पद्म भूषण दिए गए, 19 पद्म भूषण दिए गए, 7 पद्म विभूषण, 113 पद्मश्री, इस तरह टोटल मिला के 139 पद्म पुरस्कार दिए गए। ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि पद्म विभूषण, पिछली बार सवाल पूछा था तो 7 लोगों को दिया गया। ये भी पूछा था कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया, तो इसमें इस बार 3 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो 7 लोग कौन से हैं? दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया, ये तेलंगाना के हैं। दूसरे न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, इनको लोक मामले के मामले में दिया गया, चंडीगढ़ से हैं। तीसरे हैं कुमुदनी रजनीकांत, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, ये गुजरात से हैं। चौथे हैं लक्ष्मी नारायण, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, ये कर्नाटक से हैं। 5वें MV वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत दिया गया, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये केरल से हैं।
अगले हैं छठे ओसामू सुजुकी, इनको मरणोपरांत दिया गया। ये व्यापार और उद्योग से हैं और ये जापान से हैं, ठीक है, इनको दिया गया। शारदा सिन्हा, ये मरणोपरांत इनको भी दिया गया, ये कला क्षेत्र से और ये बिहार से थी, लोक गायिका थी, इनकी मृत्यु हो गई अभी हाल ही में। इन लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण जो इंपॉर्टेंट है यूपी बिहार से हैं उनको देख लेते हैं हम। राय बहादुर राय, ये साहित्य और शिक्षा से इनको दिए गए, यूपी के हैं। साध्वी ऋतभरा, ये सामाजिक कार्य के लिए दिए गए इनको पद्म भूषण, ये यूपी से हैं। सुशील कुमार मोदी, इनको मरणोपरांत लोक मामले के में दिया गया, ये बिहार से हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हमने केवल उतना ही देखा। गणतंत्र दिवस परेड, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको दिया गया? तो पहला स्थान यूपी के महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसको दिया गया। तो महाकुंभ 2025 को पहला स्थान दिया गया, यूपी का जो था इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। और इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी रक्षा मिनिस्ट्री इसकी घोषणा करती है। दूसरा स्थान त्रिपुरा को दिया गया। केंद्रीय मंत्रालयों के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार, कौन सा मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ झांकी रही? इसका पुरस्कार जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया। अगला पुरस्कार देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये 21 भाषा में दिया गया। हमको हिंदी इंग्लिश इन्हीं सबसे ज़्यादा मतलब होता है, संस्कृत भी देख लेते हैं क्योंकि आजकल पूछी जा सकती है। तो गगन गिल, इनको हिंदी के लिए दिया गया। इनकी हिंदी की जो रचना है, मैं जब तक आई बाहर, ये इनकी एक कविता है हिंदी में, इसके लिए इनको गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी में किसको दिया? ईस्टर्निक किरे हैं, इनको स्पिरिट नाइट उपन्यास है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। दीपक कुमार शर्मा हैं, इनको संस्कृत में दिया गया। इनकी एक मतलब रचना है, कविता है भास्कर चरितम, इस चीज़ के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अब देखिए व्यास पुरस्कार, 34वां व्यास पुरस्कार किसको मिला? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो हिंदी के लिए सूर्यबाला को दिया गया। इनकी उपन्यास है कौन से देश के वासी, वेणु की डायरी, इस चीज़ के लिए इनको 34वां व्यास सम्मान से नवाजा गया हिंदी के लिए। और देखते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। बस 22वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025। तो सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा, इसका अवार्ड किसको मिला? कौन सी पिक्चर को? द ब्रूटलिस्ट को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला? एड्रियन ब्रांडी को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला? फर्नांडा टोरेस को मिला। फर्नांडा टोरेस इनको मिला। और इसी में पायल कपाड़िया जो भारत की हैं, इस पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय निर्देशक बनी थी। इनकी जो फिल्म थी ऑल वी इमेजिंग एट लाइट के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जीती नहीं थी, ठीक है। अब योजना परियोजना देख लेते हैं। तो पहली परियोजना देखते हैं जो पार्थ है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, पार्थ। ये किसकी योजना है? ये एमपी गवर्नमेंट की योजना है, युवाओं को कौशल विकास और करियर और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। दूसरी योजना देख लेते हैं, पुनासा गंचू सेकंड जल विद्युत परियोजना। तो ये भेल जो हमारी संस्था है, भेल द्वारा भूटान में 600 मतलब कि 6 × 170 मेगावाट 6 इकाई बनाई जाएंगी जो 170 मेगावाट की होंगी। इस परियोजना की 2 इकाई चालू कर दी गई, ग्रीनफील्ड परियोजना है। तो पुनासा गंचू ये परियोजना भारत के द्वारा भूटान में चलाई जा रही है, ठीक है, भेल कंपनी के द्वारा। अगला देखो, विशाखापत्तनम के पास पुदिमदका में ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी गई। ये राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ये पहला ऐसा हब है जिसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? विशाखापत्तनम में। अगली जो कार्यक्रम है उसका क्या नाम है? पंचायत से पार्लियामेंट तक। इसको किसने मतलब कि इनॉग्रेशन किया इसका, या मतलब कि किसके द्वारा चलाया गया? तो ओम बिरला के द्वारा, जो लोकसभा अध्यक्ष उनके द्वारा चलाया गया। अगली योजना है कि विकास पंचायत कर्मयोगी पहल 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर चलाई गई। इसका जो उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाना है और यह प्रशासन गांव की ओर अभियान का हिस्सा है। ये विकास का पंचायत कर्मयोगी पहल। अगली परियोजना कौन सी? पार्वती काली सिंध चंबल PKC लिंक परियोजना। ये 2 स्टेट है, एक तो MP है, राजस्थान है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच में समझौता हुआ और ये इसके मतलब इन तीनों के मध्य अनुबंध हुआ और इस परियोजना के लोग है। इसमें ये कहा गया कि 90% केंद्र देंगे, 10% राज्य देंगे और इसमें बहुत सारे बैराज बना के इनको लिंक किया जाएगा। तो 21 बैराज इसमें बनाए जाएंगे। अगली परियोजना है यूपी एग्रीस योजना। ये यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है यूपी एग्रीस का। ये विश्व बैंक ने आय बढ़ाने और कृषि को सशक्त बनाने के लिए $325 मिलियन की परियोजना को स्वीकृति दी है। विश्व बैंक का जो IBRD है बैंक, उसने यूपी गवर्नमेंट के साथ समझौता किया, $325 मिलियन की सहायता यूपी गवर्नमेंट को यूपी एग्रीस परियोजना चलाने के लिए दी है। और इस योजना को 28 जनवरी 2025 को योगी द्वारा, मतलब कि जो मुख्यमंत्री योगी हैं उनके द्वारा चालू किया गया। ऊर्जावीर पहल किसकी? EESL जो ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है, एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड करके नाम इसका, इसके द्वारा सहयोग से आंध्र प्रदेश में यह पहल लॉन्च की गई ऊर्जावीर। इसमें 1,12,000 पंजीकृत इलेक्ट्रीशियन
1,12,000 पंजीकृत इलेक्ट्रीशियन को प्रशिक्षण और प्रमाणन इसमें प्रदान किया जाएगा। अगला है कि मिशन अरुण हिमवीर। ये अरुणाचल प्रदेश की सरकार द्वारा कृषि और बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत की गई। तो अरुण हिमवीर मिशन किसके द्वारा चला गया? अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। बीमा सखी योजना है, ये पीएम मोदी द्वारा पानीपत जो हरियाणा में है, यहाँ से इस योजना का शुभारंभ किया गया। आपसे मिलान में पूछ लेता है कि कौन परियोजना कहाँ की है, कई बार पूछ चुका है, तो आपको याद रखना है मोटा मोटा कि यह परियोजना कहाँ की है और ये मतलब कि किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो पीएम मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा में इस योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना महिलाओं को जो 18-70 वर्ष की हैं को भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये बीमा सखी योजना लॉन्च की गई। ऐसा नहीं सिर्फ हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए है। तो इससे पहले महिलाओं को पहले वर्ष मासिक रूप से 7,000, दूसरे वर्ष 6,000 और तीसरे वर्ष भी 6,000 के रूप में दिया जाएगा। बाकी इंसेंटिव जो उनका बनता है वो तो बनेगा ही बनेगा, या कोई भी अगर वो एजेंट के रूप में बीमा करते हैं तो उसमें जो पैसा मिलता है वो तो मिलेगा, लेकिन 6,000, 7,000 और 6,000 ये महीने में दिया ही जाएगा। ठीक है। हियो जल विद्युत परियोजना है, तो अरुणाचल प्रदेश के शियोमी डिस्ट्रिक्ट में ये परियोजना चलाई गई। 240 मेगावाट की है, 3 यूनिट है 80 मेगावाट की। तो हियो जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तातो वन जल विद्युत परियोजना कहाँ? ये भी अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखना है बस कहाँ पे है। अब देख लेते हैं जितने ऑपरेशन या अभियान हुए हैं उनके बारे में। तो ऑपरेशन चिवालरस नाइट ये यूएई द्वारा राहत अभियान है जो गाजा में युद्ध विराम के पश्चात चलाया गया था। तो यूएई द्वारा राहत अभियान है जो गाजा में चलाया गया था युद्ध विराम के पश्चात। तो ऑपरेशन चिवालरस नाइट। स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान ये कहाँ चलाया गया? छत्तीसगढ़ में आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से। सूर्य किरण 2024 अभियान, ये जो युद्धाभ्यास होता है ये भारत नेपाल के बीच में हुआ, 18वां था। नेपाल में हुआ। नेपाल का सल झंडी है यहाँ पे आयोजित किया गया। ये 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक। ये भी पूछा है अब पिछली बार यूपी मतलब कि यूपी पीसीएस में, तो आपको ये डेट भी याद रखनी पड़ेगी। कम से कम मोटा मोटा ये याद रखना पड़ेगा कौन से महीने में कहाँ पे आयोजित हुआ था। अगला है युद्धाभ्यास अग्नि वॉरियर 2024। ये भारतीय सेना प्लस सिंगापुर का सेना का उनका अभ्यास है। ये 13वां अभ्यास था। ये देवलाली मध्य प्रदेश में हुआ था 28 से 30 नवंबर के बीच में। तो अग्नि वॉरियर पहले हुआ था, उसके बाद सूर्य किरण वो बाद में हुआ था। सहयोग होप टैग का अभ्यास ये भारत और वियतनाम के बीच में कोच्चि में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। आयोग और समितियां जो हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो महाकुंभ 2025 में भगदड़ हुई है, जो भगदड़ हुई थी इसकी जांच के लिए अध्यक्ष जो मतलब की कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हर्ष कुमार और सदस्य वीके गुप्ता, डीके सिंह के उसमें मतलब की 3 सदस्यीय कमेटी बनी जो महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसकी जाँच के लिए गई। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट, इसके अध्यक्ष कौन थे? जगदम्बिका पाल। ठीक है। वित्तीय क्षेत्र में एआई के उत्तरदायी और नैतिक उपयोग हेतु रूपरेखा विकसित करने हेतु समिति बनाई गई। आरबीआई बैंक द्वारा ये गठित की गई आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से। तो वित्तीय क्षेत्र में एआई के उत्तरदायी और नैतिक उपयोग की समिति बनाई गई आरबीआई द्वारा। अब जो सम्मेलन और समारोह हैं इनके विषय में देख लेते हैं। देखिए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 ये कहाँ आयोजित हुआ? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मुख्य अतिथि कौन थे? ट्रिनिडाड और टोबैको गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ये मुख्य अतिथि थे। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है। 23वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया? वडोदरा गुजरात में आयोजित किया गया। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 जो है ये आयुष मिनिस्ट्री द्वारा देहरादून उत्तराखंड में आयोजित की गई। इसका मुख्य विषय था डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिपेक्ष। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 8वां इंडस फूड 2025 ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। वाणिज्य विभाग और प्लस भारतीय व्यापार एवं संवर्धन परिषद द्वारा ये आयोजित किया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला जिसको फितूर 2025 कहते हैं ये मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया। इसमें महाकुंभ तथा यूपी के सांस्कृतिक विरासत को समर्पित मंडपों को भी लगाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ पे आयोजित किया? मैड्रिड स्पेन में। 27वां अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस 2025 का आयोजन भोपाल में। इस पूरी जो 28 पेज की मैगजीन जो 80 पेज की मैगजीन थी इसको 28 पेज में कवर किया गया है। और इस मतलब पीडीएफ को मैं लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके 1-2 बार अगर वीडियो को सुन लेते हैं तो पूरी मैगजीन आपको 2 घंटे में तैयार हो जाएगी। आपको 20 मतलब किताब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सारे फैक्ट मैंने इसमें इंपॉर्टेंट जो है कवर कर दिए हैं। ये आप खुद देख लेंगे। अगर आपको ना विश्वास हो तो आप बुक एक बार पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि सारे फैक्ट इसमें तो डाल ही दिए गए हैं। ठीक है। तो अगला इन्फॉर्मेशन है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। ये कहाँ आयोजित हुआ? भारतीय मंडपम, ये जो नई दिल्ली में प्रगति मैदान है वहीं पर आयोजित किया गया है।
इसके विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण, ये इसका लक्ष्य है। इसका आदर्श वाक्य क्या था? गांव बढ़े तो देश बढ़े। 10वां अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला ये कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल एमपी में। 25वां हार्नबिल फेस्टिवल 2024 ये नागालैंड में हर साल आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य विषय है कल्चरल कनेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया गया। इसमें भागीदार स्टेट कौन सा था? उड़ीसा। और भागीदार जो कंट्री कौन सा था? वो तंजानिया। वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन, इसका जो आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी यूएई में। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी यूएई में। अब जो संधि और समझौते हुए हैं उनके विषय में देख लेते हैं। देखिए, यूपी गवर्नमेंट और याशानासी प्रांत के मध्य, तो याशानासी प्रांत कहाँ है? जापान में। इन दोनों के बीच में औद्योगिक पर्यटन और सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। तो यूपी गवर्नमेंट और यामानासी प्रांत जो जापान में है उसके बीच में औद्योगिक पर्यटन और सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। भारत सरकार और एडीबी के मध्य, भारत सरकार और एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के मध्य $500 मिलियन का समझौता हुआ है। जो जलवायु प्रतिबद्धता है तो एडीबी भारत की सहायता देगा $500 मिलियन ऋण के रूप में। मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र स्माइल कार्यक्रम हेतु समझौता। तो स्माइल कार्यक्रम क्या है? मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र। तो भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में $350 मिलियन का समझौता हुआ। टीटीपी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापक और प्रगतिशील समझौता, इसको बोलते हैं टोटल टीपीपी। तो CPTPP इसमें 11 देश थे। जो TPP है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसमें 11 देश हैं, इसमें भारत शामिल नहीं है। इसकी जो स्थापना हुई है 2018 में स्थापना हुई है। तो इधर से आपको याद कैसे करना है? देखो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इधर से ले लो, ठीक है। तो ये दोनों इधर से हो गए। उसके बाद ये जो एशिया है उसमें से जो ईस्ट एशिया, उसमें से ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया है, उसमें से जापान हो गया, वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया। अब अमेरिका की तरफ से किसको ले लो? नॉर्थ अमेरिका से कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया। साउथ अमेरिका से पेरू और चिली हो गए। तो ये टोटल मिलाकर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का 11 देश निर्माण करते हैं। अब इसमें एक और यूके को शामिल होने पर ये 12वां देश बन गया है। यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट यूरोपीय देश है जिसमें शामिल हुआ है। और इसी की वजह से इनमें CPTPP मतलब व्यापक और प्रगतिशील समझौता TPP के लिए हुआ है, ठीक है। अब देखिए, संघ और संगठन में केवल एक ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग, ये भारतवर्ष 2025 और 26 के कार्यकाल के लिए इसमें पुनः चुना गया। तो भारत जो है वर्ष 2025-26 के लिए पुनः चुना गया। इसकी जो संयुक्त राष्ट्र शांति और निर्माण आयोग है, इसकी स्थापना 2005 में की गई है। एक अंतर सरकारी सलाहकारी निकाय है, ठीक है। अब कुछ एक्ट हैं उनके विषय में, तो इसके विषय में इन्फॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन वो एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस आपसे एक्ट पूछ सकता है कि एक्ट कब पारित हुआ था। तो आपदा प्रबंधन का एक्ट कब का है? ये 2005 का है। भारतीय रेल अधिनियम कब का है? 1890 का है। भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम कब का है? 1905 का है। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट कब का है? 1934 का है। बैंककारी विनियमन एक्ट कब का है? 1949 का है। SBI एक्ट कब का है? 1955 का है। तो ये आपको एक्ट याद करना है कि कब के हैं। एक मतलब कि एक्ट विधेयक आया, तो देखिए कौन सा विधेयक है? तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024। 1948 का एक एक्ट था, यही तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास विधेयक 1948। इसी एक्ट में संशोधन करके ये विधेयक को पारित किया गया है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें खनिज तेल की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, कोल ब्लेडेड मीथेन और शेल गैस को भी इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। और खनिज तेल में कोयला, लिग्नाइट, हीलियम शामिल नहीं होंगे, इसमें यह भी बताया गया है। खनन पट्टे शब्द की जगह पेट्रोलियम पट्टे का यूज किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति पर 25 लाख रुपए का जुर्माना और दंडनीय होगा। ये दोनों मतलब जुर्माना भी होगा, दंड दिया 25 लाख का दंड दिया जा सकता है, यहाँ पे याद रखो। तो ये तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक के बारे में था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनको सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब वर्ष, दिवस और सप्ताह, इन सब के विषय में देख लेते हैं कि कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो पहले राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी 2025 को मनाया गया और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का 2024 का विषय क्या था? वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुँच। पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर को 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय था वैश्विक शांति और सद्भावना के लिए ध्यान। विजय दिवस 16 दिसंबर 2024 को मनाया गया, तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में पाक और भारत की विजय, जब पाक पर भारत की जो विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इस साल का 2024 का जो विषय था, सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। राष्ट्रीय सुशासन दिवस ये 25 दिसंबर 2024 को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर। राष्ट्रीय किसान दिवस 30 दिसंबर को। राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह मनाया गया 19 से 24 दिसंबर के बीच में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है।
अब जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके विषय में देख लेते हैं। वाइल्ड फिक्शन एसेज, ये किसकी बुक है? ये अमिताभ घोष की बुक है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, ये किसकी बुक है? ये अमिताभ कांत की बुक है। स्टम्प्ड, लाइव बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स, ये किसकी बुक है? ये सैयद किरमानी की बुक है। एक्चुअली जो CPI के लीडर थे उनकी मृत्यु हो गई, उनकी 3 बुक हैं फेमस। व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र, द फाइट फॉर द रिपब्लिक, रिफ्लेक्शन ऑन कल्चर मीडिया एंड साइंस, ये 3 बुक किसके? सीताराम येचुरी की बुक है। शताब्दी के झरोखे में, ये किसकी बुक है? रामचंद्र गुहा की बुक है। होप द ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी बुक है? पोप फ्रांसिस की बुक है। टेस्टेड बिग डिसीजन स्मॉल डिसीजन, द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व, ये किसकी बुक है? ये पैट कमिंस की बुक है। द सर्कल ऑफ लाइफ किसकी बुक है? ये सुधा मूर्ति की बुक है। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, ये किसकी बुक है? ये बिल गेट्स की बुक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट बुक थी वो आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। विविध में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। भारत में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना हुई, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत के तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना हुई है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ये पीयूष गोयल जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तेलंगाना के निजामाबाद में। इसके प्रथम अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। दूसरा बहुउद्देशीय पोत है, उत्कर्ष के बारे में आपसे पूछा जाए कौन क्या है, तो ये दूसरा बहुउद्देशीय पोत है। भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर, ये कहाँ पे खोला गया है? ये मत्स्य संपदा योजना के तहत सोरेंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में खोला गया। रक्षा सुधारों का वर्ष 2025 को रक्षा सुधारों के वर्ष के रूप में घोषित किया गया। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ये इंदौर MP का जो हवाई अड्डा है, ये भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है। तो कौन सा है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर का। अब देखिए अगली इन्फॉर्मेशन क्या है। भारत में पहला उड़ान यात्रा कैफ़े, भारत में पहला उड़ान यात्रा कैफ़े कहाँ खोला गया है? कोलकाता के नेता सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खोला गया। भारत सरकार द्वारा असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार टैगिंग की गई। तो भारत में पहली बार टैगिंग गंगा नदी डॉल्फिन की कहाँ की गई? असम में की गई। माउंट सेमेरू, ये कहाँ है? इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित है। ज्वालामुखी का विस्फोट यहाँ पे दोबारा हुआ। तो माउंट सेमेरू में जो इंडोनेशिया में है, इसमें दोबारा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। विलो क्या है? कि गूगल द्वारा एक नवीनतम क्वांटम चिप है जिसका अनावरण किया गया। तो विलो एक क्वांटम चिप है जो गूगल द्वारा बनाई गई है। डार्क ईगल, ये क्या है? ये अमेरिकी सेना द्वारा लंबी दूरी की हाइपरसोनिक अस्त्र है, इसका सफल परीक्षण किया गया। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल ये कहाँ खोला गया? पटना के महावीर बाल कैंसर अस्पताल खोला गया पटना में। देखिए भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक ये कहाँ पे? IIT मद्रास द्वारा 410 मीटर का ये बनाया गया IIT मद्रास द्वारा। भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल, ये PDS और सब्सिडी हेतु ये पोर्टल बनाए गए, अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल। अब खेल बचा है अंतिम है, ये खेल उसके विषय में देख लेते हैं, फिर ये हमारी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। ICC पुरस्कार 2024 जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका पुरस्कार है। तो पुरुषों के लिए इसमें सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार दिया जाता है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए। ये किसको दिया गया? जसप्रीत बुमराह को दिया गया। और फिर टेस्ट का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वर्ष का, उसको किसको दिया गया? वो जसप्रीत बुमराह को दिया। ODI सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? अजमतुल्ला उमरजाई। इसी तरह महिलाओं में जो सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी है रेचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी, ये सर्वश्रेष्ठ महिला को दिया जाता है जो सबसे अच्छा खेली हो पूरे साल भर। तो अमीलिया केर है ये न्यूजीलैंड की, इनको दिया गया। ODI के लिए स्मृति मंदाना को दिया गया। ठीक है। क्रिकेट में ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन है? मुंबई। उप विजेता कौन है? MP। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल में आयोजित की जाती है, इसका विजेता कौन है? पश्चिम बंगाल। उप विजेता कौन है? केरल। द बेस्ट फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को किसको अवार्ड दिया गया? ये विनीसियस जूनियर हैं, ये ब्राज़ील के, इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया? एटाना बोन मार्टी जो स्पेन के, इनको दिया गया। अब आगे देखिए फीफा विश्व कप 2034 सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया। इतिहास में पहली बार मतलब कि सऊदी अरब में आयोजित किया गया, 2034 में आयोजित किया जाएगा। 2022 में कतर में हुआ, ये पहला था जो मतलब मिडिल ईस्ट में पहला देश था जहाँ पे आयोजित किया गया। 2030 में स्पेन और पुर्तगाल और मोरक्को में होगा, और 2034 में ये सऊदी अरब में होगा। इतिहास में पहली बार सऊदी अरब में होगा और इसमें 48 टीमें भाग लेंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी 2025 में हुआ, इसके विषय में देख लेते हैं, ये पूछा जाता है सवाल। तो पुरुष एकल के जो विजेता हुए जैनिक सिनर, ये इटली के हैं, इन्होंने हराया किसको? अलेक्जेंडर जोरेव को बनाया जो जर्मनी के थे। महिला एकल की विजेता कौन है? मेडिसन की जो USA की हैं, इन्होंने हराया उप विजेता के रूप में एरिना साबालेंका को जो बेलारूस की हैं। तो ये पूछा जाता है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है। FIDE विश्व चैंपियनशिप 2024 विजेता कौन है? गुकेश डी, ये भारत के हैं। उप विजेता कौन है? डिंग लिरेन, ये चीन के हैं। 18 वर्षीय गुकेश इतिहास के सर्वाधिक युवा विश्व शतरंज चैंपियन
इन्होंने चैंपियन का खिताब जीता। 18 वर्ष के हैं गुकेश, इतिहास के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन हैं ये, मतलब। और सेकंड भारतीय हैं। पहले ऐसे भारतीय कौन थे? विश्वनाथ आनंद, ये पहले थे, ये 5 चैंपियन बने थे। ये गुकेश डी ने किसको हराया? गुकेश डी से पहले किसका रिकॉर्ड था? ये गैरी कैस्परोव है रूस के, इससे पहले इनका रिकॉर्ड था। अब सबसे छोटे ये हो गए हैं जो सर्वाधिक युवा चैंपियन बने हैं शतरंज के। खो खो विश्व कप 2025, ये 13 से 19 जनवरी 2025 के बाद इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये प्रथम संस्करण था, इसमें 23 देशों ने भाग लिया था। शुभंकर इसका क्या था? तेजस और तारा, दो छोटे बारहसिंगे हैं ये। चैंपियन कौन बना? भारत। उप विजेता कौन बना? नेपाल। पुरुष महिला दोनों में चैंपियन भारत और दोनों में उप विजेता नेपाल था। ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन थे? सलमान खान, और ये क्या कहते हैं, टाइगर श्रॉफ भी थे, लेकिन मेन कौन थे? सलमान। आर अश्विन, इन्होंने संन्यास ले लिया है। इन्होंने 350 टेस्ट विकेट लिए हैं 66 मैचों में। एक पारी में सर्वाधिक 37 बार 5 विकेट लिए थे और एक पारी में सर्वाधिक 67 बार मुथैया मुरलीधरन ने लिए हैं। अनिल कुंबले के बाद सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय हैं, 619 विकेट अनिल कुंबले ने लिए थे। 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इनका डेब्यू हुआ था। अनमोल प्रीत सिंह कौन है? ये प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर है, इन्होंने सबसे तेज शतक बनाया, 35 गेंद में शतक बना दिया। सचिन तेंदुलकर, काम्या कार्तिकेयन के विषय में पढ़ चुके हैं। सचिन तेंदुलकर, इनको MCC मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो है ऑस्ट्रेलिया का, उनमें मानद सदस्य ये बने हैं सचिन तेंदुलकर। बजरंग पुनिया, इनको नाडा द्वारा 4 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया डोपिंग के मामले में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये मैगजीन हमने जो घटना चक्र निरंतर है, ये फरवरी जो महीने की है, इसको फरवरी 2025 की, इसको हमने कवर कर लिया। जो 80 पेज की थी, इसको 28 पेज में हमने कवर कर लिया। इसकी जो PDF है दोस्तों, इसको मैं लिंक में डाल दूंगा यूट्यूब चैनल के, और वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरी मैगजीन को पढ़ सकते हैं। 2 घंटे में वीडियो बन गया है, 2 घंटे में आप इसको कई बार रिवाइज कर लीजिए, और इस मैगजीन को फ्री डाल देता हूँ, आप वहीं से इसको पढ़ लीजिए। कौन से चैनल पर? दीक्षा ये यूट्यूब चैनल है, वहीं से जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।